सिक्योरिटी सेक्शन में 4.1 में वी हैव पुलिस प्रिपेयर्डनेस ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक। जो ये कोविड-19 का जो पैंडमिक चल रहा है, इसमें पुलिस की क्या प्रिपेयर्डनेस है? क्या पुलिस ने अपना रोल पूरे तरीके से अदा किया है या फिर उनको कुछ चैलेंजेस आए हैं? क्या चैलेंजेस आए हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, क्या उन्होंने ठीक से किया, क्या ठीक से नहीं किया है, उन सब के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ऑनगोइंग हेल्थ क्राइसिस जो कि कोविड-19 के कारण चल रहा है, उसने नेशन वाइड लॉकडाउन सेटअप किया हुआ है, इकोनॉमिक हार्डशिप्स आ रहे हैं, ठीक है, एक यूनिक लॉ एंड ऑर्डर चैलेंज क्रिएट हो गया हम सबके सामने। तो पुलिस जो कि फ्रंट लाइन रिस्पॉन्डर्स है इस पैंडमिक की, ठीक है, इट हैज़ गॉन बियॉन्ड इट्स कॉल ऑफ ड्यूटी। बियॉन्ड कॉल ऑफ ड्यूटी का मतलब क्या होता है? आपकी बेसिकली आपकी यहाँ तक की लिमिट थी, तो दे हैव मतलब सपोज करते हैं कि आपकी ये रेंज थी, दिस वॉज योर रेंज, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये आपका एंडिंग पॉइंट था, यहाँ तक आपको पूरी ड्यूटी सेटअप करनी थी। पुलिस हैज़ गॉन बियॉन्ड देयर कॉल ऑफ ड्यूटी, जितनी रिक्वायरमेंट नहीं थी उससे ज़्यादा दे हैव परफॉर्म्ड। सिंपल भाषा के अंदर, चेंजिंग रोल ऑफ पुलिस एमिड द पैंडमिक। जनरली जो पुलिस है उसको एज ए स्टेट एंटिटी देखा जाता है, जो कि अपनी पावर एंजॉय करती है, जहाँ पर पर्सनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, कम्युनिटी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इस पैंडमिक के दौरान जो स्ट्रेंथन किया गया है उनको, और उनकी जो नीड ऑफ पुलिस थी उसको एक्सेलरेट होते हुए देखा गया था। पुलिस इन्वॉल्व हो गई थी बाकी एस्पेक्ट्स के अंदर भी, जैसे कि ह्यूमन सिक्योरिटी हो गया, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, फूड एंड हेल्थ सिक्योरिटी, एनवायरनमेंटल सिक्योरिटी, हाइजीन की अगर बात करते हैं तो मोर स्पेसिफिकली कुछ की एरियाज़ थे जहाँ पर पुलिस का जो रोल था पैंडमिक के दौरान वो हाईलाइट होकर आया था। वो एक बार देख लेते हैं। मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट, यानी कि टेम्परेरी क्वारंटीन प्रोवाइड करना और होम क्वारंटीन को एनफोर्स करना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। फॉर एग्जांपल कासारगोडे की जो पुलिस थी उन्होंने ट्रिपल लॉक स्ट्रेटजी को सेटअप किया था, जहां पर पुलिस ट्रेडिशनल मेथड यूज़ कर रही थी बैरिकेड्स लगाने के लिए, ताकि लोगों की मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया जा सके। ह्यूमन सर्वेलेंस के लिए ऐप बेस्ड ट्रेसिंग की गई थी, जहाँ पर एसेंशियल्स और मेडिसिन की डिलीवरी भी की जा रही थी। कैपेसिटीज़ को नर्चर किया जा रहा था, जैसे कि जो ओवर द ईयर जो भी कैपेसिटीज़ नर्चर की गई थी, जैसे कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड, CDR एनालिसिस हो गया, मोबाइल फ़ोन्स का जो भी अफेक्टेड पीपल थे उन सब का रिकॉर्ड मेंटेन करना, ठीक है। साइबर फोरेंसिक टूल्स का यूज़ किया गया था पुलिस के द्वारा कि जो भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं ना अफेक्टेड पर्सन के, उन सबको ट्रेस करने के लिए। इंश्योरिंग की जो वाइड स्प्रेड यूज़ हो मास्क का और जो भी उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हो, इन सबको ढंग से फैसिलिटेट किया जाए। तो ये एक सेक्शन था जहाँ पर पुलिस का एक बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी रोल जो था देखने को मिला था। देन पब्लिक अवेयरनेस, इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, स्पीकर्स हो गया, डिस्पेलिंग मिस इन्फॉर्मेशन, जैसे कि रोड पेंटिंग्स बनाए गए थे, कोरोना वायरस शेप्ड हेलमेट पहने गए थे अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, और हाइजीन की क्या इंपॉर्टेंस होती है ये लोगों तक कन्वे करने के लिए। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ई पासेस अलाउ प्रोवाइड करने के लिए, ताकि लोगों की जो सप्लाईज़ की मूवमेंट हो सकती है वो बहुत स्मूथली हो सके। पुलिस कंट्रोल रूम का यूज़ करना इस तरह की लास्ट माइल डिलीवरी फैसिलिटी को सेटअप करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए। माइग्रेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो लोकल अथॉरिटीज़ का सपोर्ट प्रोवाइड करना, जैसे ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर देना स्ट्रैंडेड माइग्रेंट्स को, ठीक है, जो वर्कर्स होते हैं कम्युनिटी स्पेसेस के अंदर उनको, गवर्नमेंट स्कूल्स को टेम्परेरी शेल्टर्स में कन्वर्ट कर देना। देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, और जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स का डिसइंफेक्शन करवाना एंड सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराना स्टेशन के ऊपर, बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया। रीओपनिंग इंडस्ट्रीज़, जो भी किसी भी तरह की वर्क लाइक कंस्ट्रक्शन होता है, एग्रीकल्चर होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, यहाँ पर उस चीज़ को रिज्यूम कराने के लिए फैसिलिटेट करवाना। लोकल अथॉरिटीज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करना, जैसे कि स्पॉट चेक करना, ठीक है, वर्क साइट्स के अंदर यहाँ पर जो भी रिजर्व फोर्सेज वगैरह होती हैं, होम गार्ड्स हो गए, नेशनल कैडेट कॉर्प्स हो गए, जो बाकी डिफेंस और पुलिसिंग फोर्सेज होते हैं, इन सब ने सोशल डिस्टेंसिंग को मैनेज करवाने में हेल्प की थी, और जो भी साइट्स थी वहाँ पर वर्क को रिज्यूम कराने में हाइजीन के साथ हेल्प की थी। पुलिस हेल्थ की बात करें तो कीपिंग दी ओल्डर पर्सनल अवे फ्रॉम द फ्रंट लाइन, ठीक है, रोटेशनल शिफ्ट का प्लान करना, क्वारंटीन्स मेंटेन करना सिक पर्सनल के लिए, ठीक है, और जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं उन सबको डिलीवर करवाना एक जगह से दूसरी जगह, उनकी एडिक्वेट क्वांटिटीज़ को मेंटेन करवाना, मास्क, ग्लव, हैंड सैनिटाइज़र ये डिफरेंट लोकेशंस पर पहुंचाना। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, नोडल अथॉरिटी, उनके पास एडिक्वेट टीम्स हैं 24/7 शिफ्ट्स के लिए, ठीक है, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, उनकी जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं ताकि सिस्टम की बेटर विजुअलाइजेशन की जा सके। इंटरनल कम्युनिकेशन, कुछ ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर रिकॉर्डेड मैसेज को रेगुलरली इन्फॉर्म करते हैं फ्रंट लाइन ऑफिसर्स को, ताकि जो लेटेस्ट ऑर्डर्स हो सकते हैं वो उन तक पहुँचाए जा सके, और उनको उसी समय देयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन का मतलब हो सकता है तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई की जाए।
दैन प्रोएक्टिव कम्युनिटी पुलिसिंग, जो भी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस होते हैं, पंचायत हो सकते हैं, उनके सबके साथ कोऑर्डिनेट करते रहना, उन सबको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहना। सीनियर सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है, डोर स्टेप तक उनको ग्रोसरीज प्रोवाइड करना। क्राइम्स, कुछ पर्सनल जो थे वो अवेलेबल थे रेगुलर क्राइम प्रिवेंशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन ड्यूटीज़ के ऊपर थे, वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे कि किस तरीके से क्राइम की जो इंटेंसिटी है वो चेंज होती जा रही है। जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस थे वो लॉकडाउन के अंदर बढ़ गए थे एकदम सडनली। कुछ एक्टिव मॉनिटरिंग होनी थी की गई थी सोशल मीडिया की साइबर क्राइम सेल के थ्रू, और सिटीज़न बेस्ड कैंपेन चलाए गए थे ताकि जो भी साइबर क्राइम्स हो सकते हैं उन सबको डेटर किया जाए, यानी कि रोका जाए। जैसे कि रूमर मॉन्गरिंग बहुत हो रही थी, साइबर बुलिंग हो रही थी, हेट स्पीच और फेक न्यूज़, इन सब के ऊपर काम किया जा रहा था। प्रिजन्स एंड जुवेनाइल होम्स, और जो भी आउटब्रेक्स हो रहे थे उन सबको मॉनिटर करना, उनको प्रिवेंट करना, ठीक है, और पॉपुलेशन को डिटेन करना हो, कहीं पर इनकलकेट करना हो, हाइजीन सोशल डिस्टेंसिंग को प्रैक्टिस करवाना हो, अरेंजमेंट्स करने हो वीडियो कॉल्स के लिए लॉयर्स के साथ, ठीक है, जो भी सेलेक्ट प्रिजनर्स और अंडर ट्रायल्स होते हैं पैरोल और बेल के ऊपर, उन सब के लिए उनका रिलीज में अरेंजमेंट करवाना, ठीक है, जो माइनर क्राइम्स होते हैं उन सबका डिटेंशन को रिड्यूस करवाना, उनकी सज़ा कम करवाना, ये सारे के सारे काम चल रहे थे। तो इन सब के अंदर पुलिस को बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। तो कुछ थे इवन बिफोर पैंडमिक, कुछ थे ड्यूरिंग द पैंडमिक, ये सब देख लेते हैं एक बार। स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट SPIR 2019 ने कुछ सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ और कॉमन कॉज, ये सारे के सारे ब्रॉट आउट किए थे, यानी कि लेकर आए थे सामने अलॉन्ग विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस। उन्होंने पॉइंट आउट किए थे कुछ चैलेंजेस जो इंडिया की पुलिस फेस करती है किसी भी पैंडमिक से पहले, जैसे कि लैक ऑफ पुलिस पर्सनल। जो पुलिस है इंडिया के अंदर वो 77% इंडिया में जो काम करती है 77% जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसके ऊपर, इवन अपनी फुल कैपेसिटी के अंदर। तो इंडिया वन ऑफ द वीकेस्ट पुलिस कंट्री वर्ल्ड के अंदर है, यानी कि जहाँ पर 100 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर सिर्फ 77 ही काम कर पाते हैं, क्योंकि लिमिट नहीं है, क्योंकि उनके एम्प्लॉयमेंट कम है। फिर होता है हाई वर्कलोड, पुलिस पर्सनल जो है वो 14 घंटे तक काम करते हैं एवरेज बेसिस के ऊपर, ठीक है ना, और अबाउट 80% जो पुलिस पर्सनल हैं वो काम करते हैं मोर देन 8 आवर्स अ डे। 8 आउट ऑफ 10 पर्सनल जो हैं उनको ओवर टाइम वर्क करने का कोई पैसा नहीं मिलता है, तो ये एक चैलेंज है उनके लिए। लैक ऑफ हाउसिंग फैसिलिटी, 17.21 लाख पुलिस पर्सनल सिर्फ मतलब इतने में से, ठीक है ना, 17.21 लाख पर्सनल में से 5.8 लाख फैमिली क्वार्टर्स ही अवेलेबल हैं, जो रिपोर्ट थी किसकी, ये डेटा प्रोवाइड किया गया था ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डेटा 2015 का। ये तो थे किसी पैंडमिक से पहले के चैलेंजेस, लेकिन जब पैंडमिक चल रहा होता है तब पुलिस को किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले आता है स्टाफिंग का। अगर लार्ज स्केल स्प्रेड होता है वायरस वगैरह का मेंबर्स का, और स्पेशली अगर उनकी फोर्स को उनकी खुद की फैमिलीज़ के अंदर भी होता है, तो कुछ सिग्निफिकेंट ड्रॉप्स होते हैं वहाँ पर, ठीक है, अवेलेबल होते हैं इस तरह की फ़ाइट करने के लिए। और ऑलरेडी जो वेल डिज़ायरेबल लेवल से नीचे है उन लोगों की वहाँ पर डिसएंगेजमेंट हो जाती है। कि सपोज़ करते हैं कि 100 लोगों को काम करना था, लेकिन अगर उनके ही खुद के हो जाता है इन्फेक्शन वगैरह और कुछ लोग ऑलरेडी इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उनके पास काम डबल हो जाता है, तो उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। देन इल इक्विप्ड, ठीक है ना, पहली बात तो उनके पास नील या तो बिल्कुल ही कोई प्रोटेक्टिव गियर नहीं होता है, या फिर होता भी तो बहुत काम चलाऊ सा होता है, ठीक है। तो जनरली वो सेम जो सब स्टैंडर्ड के मास्क होते हैं दिन के लिए, उन सब के लिए वही पहनते हैं। वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन ग्राउंड, पर्टिकुलरली जो पुलिस का रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स व्हीकल्स होते हैं वो फैब्रिकेटेड नहीं होते, उनके ऊपर नेसेसरी इक्विपमेंट नहीं होता किसी भी तरह की इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए। एंड देन इल ट्रेंड, ठीक है, ओवर द लास्ट 5 years ऑन एन एवरेज 6.4% जो पुलिस फोर्स होती है उनको दे हैव बीन प्रोवाइडेड इन सर्विस ट्रेनिंग, ठीक है। ये SPIR की रिपोर्ट थी, SPIR रिपोर्ट के बारे में हम लोगों ने ऊपर भी देखा था। कंसिडरिंग जो भी एडिशनल प्रोटोकॉल्स और रिस्क इन्वॉल्व होते हैं किसी भी तरह के पैंडमिक को रिस्पॉन्ड करने के लिए, इनकी जो ट्रेनिंग होती है ना वो हमेशा इनएडिक्वेट रह जाती है। पुलिस जो होते हैं वो उनको ट्रेन किया जाता है रफ़ और नेसेसरी सॉफ्ट स्किल्स के लिए, ठीक है, और जो गेन करते हैं पब्लिक कॉन्फिडेंस और रिस्पॉन्ड करते हैं विक्टिम्स को, ट्रॉमा को, वो लार्जली बहुत मिसिंग होता है। तो उनकी सॉफ्ट स्किल्स जो हैं वो इतनी शार्प नहीं होती, इतनी अवेलेबल नहीं होती उनके पास, एंड जो होता भी है वो लार्जली मिसिंग ही होता है। Then we have pervasive public refusal to adhere to the rules and regulations in making their task even more difficult, यानी कि पब्लिक भी रिफ्यूज़ करती रहती है रूल्स वगैरह को फॉलो करने के लिए, या फिर कि भी बहुत बार ऐसा भी होता है कि पब्लिक की डिमांड को भी पुलिस जो है फॉलो नहीं कर रही होती है, तो इसके कारण एक डिले चल रहा होता है, डिफ़िकल्टी हमेशा क्रिएट हो रही होती है। एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर होता है वो एब्सेंट रहता है बहुत सारे पुलिस डिपार्टमेंट्स के अंदर कि उन्हें कैसे रिस्पॉन्ड करना है वेरियस इश्यूज़ के अंदर, स्पेशली अगर पैंडमिक आ जाए तो।
फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन थी कि किस तरीके से हम लोगों को डेड बॉडीज़ को डिस्पोज करना है या फिर हैंडल करना है कोविड-19 के दौरान। ये बहुत लंबे समय तक ये कन्फ्यूजन क्रिएट रही थी। तो वे फॉरवर्ड की बात करते हैं कि क्या किया जा सकता है। फाइनेंस की अगर बात करें तो फंड्स की ज़रूरत है, ठीक है ना, जैसे कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, CSR के रूट के थ्रू, स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू, जहाँ पर इंडिपेंडेंट ओवरसाइट हो, ठीक है, जहाँ पर भी फंडिंग पुलिस के अंदर शॉर्टफॉल हो वहाँ पर उस फंड को प्रोवाइड किया जा सके। देन वी हैव डोमेस्टिक एंड जेंडर वायलेंस एंड चाइल्ड अब्यूज़। लोकल इंटेलिजेंस डेवलप करने की ज़रूरत है, ऐसे नेटवर्क्स हो जहाँ पर अलर्ट मिल सकें इस तरह के केसेस के, ठीक है, जहाँ पर एक्टिव रिस्पांस प्रोवाइड किया जा सके। हेल्पलाइन नंबर्स जो है वो बहुत ही एक्टिवली कोऑर्डिनेट करें, NGOs से बात करते रहें, मेडिकल और रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो हैं, और इवन जो काउंसलिंग सपोर्ट है वो भी बहुत ज़रूरी है। देन वी हैव एड्रेसिंग पुलिस हाई हैंडेडनेस, जो एबरेशन नीड्स होती हैं, ठीक है ना, जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग्स होती हैं, बिहेवियरल एथिकल नॉर्म्स होते हैं, मेन स्ट्रीम होती है, ट्रेनिंग इनपुट्स होती हैं, इन सबको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। देन वी हैव गेनिंग पब्लिक ट्रस्ट। आई थिंक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ये जब चीज़ स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो बाकी सारे के सारे अपने आप धीरे धीरे सेट हो ही जाते हैं। पैंडमिक के कारण जो होता है ना, इस तरह की कोलैबोरेटिव वर्किंग की नीड बहुत बढ़ जाती है, ठीक है, पार्टनरशिप्स की विद इन एंड अक्रॉस जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं वहाँ पर, ठीक है ना। तो दे मूव टुवर्ड्स एन इंक्लूसिव अप्रोच, जहाँ पर सोसाइटियल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हमको बहुत रिक्वायरमेंट फील होती है कि तो जितना पब्लिक का ट्रस्ट होगा पुलिस के अंदर, पुलिस उतनी एफिशिएंटली काम करेगी। इवन जितना पुलिस का पब्लिक में ट्रस्ट होगा उतना पुलिस अपना काम ढंग से कर पाएगी, अच्छी सर्विस पब्लिक को प्रोवाइड कर पाएगी। तो ये कि म्यूचुअल रिक्वायरमेंट होती है, पब्लिक को पुलिस में ट्रस्ट करना चाहिए, पुलिस को पब्लिक में ट्रस्ट करना चाहिए। इंडिया हैज़ अ वेरी एब्रप्ट कॉन्सेप्ट। हम लोग अगर कहीं कुछ जा रहे होते हैं तो हमको अगर पुलिस वाले दिख जाते हैं तो वी गेट अफ्रेड। आपने कभी चीज़ नोटिस की कि फर्दर दूसरी कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता है। कुछ कंट्रीज़ में वहाँ पर पुलिस जब आ जाती है तो पीपल फील कॉन्फिडेंट कि अगर पुलिस इज़ नियर बाय अराउंड तो वी कैन कैरी आउट आवर एक्टिविटीज़ वेरी वेल इन ए सिक्योर मैनर। इंडिया में बहुत डिफरेंट होता है। इट लुक्स लाइक कि हर किसी इंसान ने कोई ना कोई जुर्म किया हुआ सड़क पर चलते हुए, और उनको पुलिस उनके ऊपर उनकी नज़र पड़ जाती है, उनको डर लगने लग जाता है कि कहीं मुझे पकड़ ना ले। सो ये एक गैप है, ये एक सेंटिमेंट्स का एक गैप है जिसके ऊपर हमको काम करने की ज़रूरत है। नाउ वी हैव 4.2 लोन वोल्फ अटैक्स। रिसेंटली अभी एक इंडिविजुअल ने लंदन में एक लोन वोल्फ अटैक किया था। लोन वोल्फ अटैक क्या होते हैं, ठीक है, और किस तरह का इसमें चैलेंज होता है, रीजंस भी क्या होते हैं, और कितना थ्रेट हो सकता है सोसाइटी को इसके कारण, और इसके बैकलिंक्स क्या क्या होते हैं, इस सब के बारे में जानेंगे। ये जो अटैक्स होते हैं इसमें थ्रेट होता है और वायलेंस का भी यूज़ किया जाता है एक सिंगल परपेट्रेटर के द्वारा, यानी कि एक स्मॉल से बेसिकली कोई एक इंडिविजुअल इंसान होता है, वो किसी तरीके का वायलेंस करता है, किसी तरीके का टेररिज्म करता है, ठीक है, कोई डिस्टर्बेंस करता है सोसाइटी की पीस और हार्मनी के अंदर, उसको लोन वोल्फ अटैक किया जाता है। लोन का मतलब अकेला, और वोल्फ अटैक करता है, ठीक है। जनरली जो वोल्फ होते हैं वो पैक्स में यानी कि ग्रुप्स के अंदर अटैक करते हैं, लेकिन जब कोई अकेला करता है तो उसको लोन वोल्फ अटैक का नाम दे दिया जाता है। एक लोन वोल्फ एक्ट करता है विदाउट एनी डायरेक्ट सपोर्ट और एनी अदर ग्रुप और अदर इंडिविजुअल इन प्लानिंग, प्रिपरेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द अटैक। जब भी उसे कोई अटैक करना होता है, कोई डिस्टर्बेंस करना होता है सोसाइटी के अंदर, तो वो किसी की डायरेक्ट सपोर्ट के बिना या फिर किसी ग्रुप के डायरेक्ट सपोर्ट के बिना ही कोई अपनी प्रिपरेशन करेगा, उसके बिना ही अपनी प्लानिंग करेगा, अकेला ही उसका एग्जीक्यूशन कर देता है। दो lone wolf prefers to act totally alone, his or her radicalization to action may be spurred by violent media images, incendiary books, manifestos and fatwas. जनरली उनका किसी भी तरह की वायलेंस को क्रिएट करने का जो रीज़न हो सकता है उनके रेडिकल थॉट्स हो सकते हैं, ठीक है, उनका जो रेडिकलाइजेशन थॉट प्रोसेस होता है, और वो रेडिकलाइजेशन थॉट प्रोसेस किस चीज़ से स्टार्ट किया जा सकता है, वो मीडिया के अंदर कुछ देखकर उनके अंदर वो थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, या फिर कोई इस तरह की इंसेंडरी बुक्स पढ़ेंगे। कोई इंसेंडरी का मतलब क्या हो गया, कोई ऐसी बुक्स जहाँ पे कुछ बहुत भड़काऊ कंटेंट लिखा हुआ होगा, या फिर किसी का मैनिफेस्टो पढ़ के या फिर कोई फतवा पढ़ के। ranging from threatening and intimidating people to indiscriminate shootings, vehicle ramming, stabbing and suicide bombings, यानी कि शूट कर देना, ओपन फायर की तरह शूट कर देना, या फिर व्हीकल एक दूसरे के अंदर गाड़ी जाके ठोक देना, या फिर किसी को स्टैब कर देना, चाकू को घोंप देना, सुसाइड बॉम्बिंग्स करना, आपके ऊपर बॉम्ब कैरी करना और जाके किसी पब्लिक प्लेस में अपने आप को सुसाइड कर लेना उस बॉम्ब की तरीके से, ताकि बाकी लोगों को भी नुकसान हो। लॉन वोल्फ की टेरर अटैक्स होते हैं, ये बहुत ग्रेव थ्रेट बनता जा रहा है। लॉन्ग टर्म का जो डेटा है वो ये रिवील करता है कि जो प्रोपोर्शन है लॉन वोल्फ अटैक्स का वो पहले से ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, अंडर 5% इन द मिडल 1970s टू अबव 70% इन द पीरियड बिटवीन 2014 एंड 18। स्पेशली 14-18 का जो टाइम पीरियड था वहाँ पर ये 70% तक ऐसे अटैक्स
देखे गए थे, 70% इंक्रीमेंट देखा गया था, और जबकि 1970s के अंदर वो सिर्फ 5% तक हुआ करता था। यूके में ही 3 मेजर इंसिडेंट हुए थे नाइफ अटैक के नवंबर 2019 से अभी तक के। रीजंस क्या है इन रिसेंट इंक्रीज लॉन वोल्फ अटैक के? पहली बात है ईज़ ऑफ रेडिकलाइजेशन थ्रू टेक्नोलॉजी। जितने भी ऑनलाइन फोरम्स होते हैं, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स होते हैं ना, जहाँ पर हेट स्पीच और प्रो टेररिस्ट सेंटीमेंट फ्लरिश करते हैं, वो इंक्रीज़ हुए हैं अभी। ठीक है, इसके कारण ऐसे लोगों को एक इंस्पिरेशन मिलती है। ठीक है, और ये लाइंड माइंडेड एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, इनके कनेक्शन बनने स्टार्ट होते हैं। मोर ओवर जो एग्जिस्टेंस होती है ना ओपन एक्सेस रिसोर्सेज की, वहाँ से इनको इंस्ट्रक्शंस मिल जाती है कि किस तरीके से वेपन को प्रिपेयर करना है, और उसे ग्लोबली यूज़ करने की ट्रेनिंग भी मिल जाती है, सेल्फ ट्रेनिंग होती है। देन कम्स मेंटल इलनेस। कुछ एस्टिमेट ये भी बताया गया है कि मोर देन 40% जो अटैक्स थे ये किए गए थे ऐसे लोगों के द्वारा जिनको कोई मेंटल इलनेस थी। ठीक है, बहुत सारे यूथ जो हैं उनको एक बहुत ग्रेट रिस्क होता है मेंटल हेल्थ की कंडीशंस का, बिकॉज ऑफ देयर लिविंग कंडीशंस। ठीक है ना, उनका एक स्टिग्मा हो गया, उनका डिस्क्रिमिनेशन हो गया, एक्सक्लूजन हो गया, या फिर उनको लैक ऑफ क्वालिटी सपोर्ट होता है और सर्विसेज होते हैं, जिसके कारण वो ऐसे रेडिकल थॉट प्रोसेस में फॉल करते हैं। देन कम्स इंक्रीजिंग एक्सट्रीम आइडियोलॉजिकल मूवमेंट। जो एक्सट्रीम आइडियोलॉजिकल मूवमेंट है वो बढ़ती ही जा रही है, वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर। जो एजिटेटर्स होते हैं ना, they have exploited the fear of religious minorities and refugees in order to undermine public confidence in government. बेसिकली एक गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट को, और जो सोसाइटी गवर्नमेंट है फिर सोसाइटी है, तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो माइनॉरिटी रिलीजियस पीपल होते हैं या फिर जो वल्नरेबल सेक्शंस होते हैं, उन सबको भड़काने वाले जो लोग होते हैं ना, उन्होंने उनके अंदर ऐसा फियर इम्बाइब कर दिया है सोसाइटी के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट, कि इन लोगों को एक एक्सट्रीम आइडियोलॉजिकल मूवमेंट का पार्ट बना दिया जाता है। देन कम ईज़ ऑफ एग्जीक्यूशन। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, वो कुछ टैक्टिक का यूज़ करती हैं वायलेंस को स्प्रेड करने के लिए कंट्रीज़ के अंदर। ठीक है ना, वो बड़े बड़े अटैक्स को कोऑर्डिनेट करती हैं, लेकिन और उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। लेकिन लॉन वुल्फ के केस में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर सिक्योरिटी का कुछ खास इतना इन लोगों को फियर नहीं होता है, एंड दे कैन कैरी आउट देयर ओन प्लानिंग वेरी इजीली। लैक्स गन कंट्रोल रेजिम फेवर्स लोन वुल्फ्स इन कैरिंग आउट अटैक्स विद मास कैजुअलिटीज़। यहाँ पर आपको ये जानने की ज़रूरत है, कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती है जहाँ पर आपके पास जब आप गन को ऑन करते हो तो इट इज़ वेरी हार्ड, मतलब इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट अ लाइसेंस टू कैरी अ गन। बट कुछ कंट्रीज़ के अंदर अपने सेल्फ डिफेंस पर्पज़ के लिए गन को कैरी करना बहुत ईजी होता है, आपको ईजिली परमिशन मिल जाती हैगी। तो वहाँ पर इस तरह की मास कैजुअलिटीज़ को एग्जीक्यूट कर पाना बहुत ईजी हो जाता है। तो लोन वोल्फ से अटैक क्या कुछ थ्रेट्स एसोसिएटेड होते हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले चीज़ होती है वेरी हार्ड टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट। जो टूल्स होते हैं ना इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के और लॉ इन्फोर्समेंट के, इवन जो अंडर कवर जो सोर्सेज होते हैं और जो इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशंस होते हैं, वो बहुत लेस इफेक्टिव हो जाते हैं एक इंडिविजुअल के खिलाफ। लेकिन जो बेसिकली जो इंडिविजुअल जो होता है ना, किसी से कम्युनिकेट नहीं कर रहा होता अपने प्लान्स, उसके सब कुछ उसके माइंड में चल रहा होता है, तो इट्स वेरी हार्ड टू टैप दैम। फिर हर्डल्स इन प्रोफाइलिंग। लोन वुल्फ टेररिस्ट जो होते हैं ना, उसमें एक वाइड वैरायटी होती है वॉयलेंट एक्सट्रीमिस्ट की। इसमें रिलीजियस जियोलॉट्स भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट भी हो सकते हैं, एनिमल राइट एक्सट्रीमिस्ट भी हो सकते हैं। ठीक है ना, इवन जो आइडियोलॉजिकल और रिलीजियस बैकग्राउंड होता है ना, ये भी बहुत वेरी कर रहा होता है। तो इसी के कारण बहुत हार्ड होता है कि इस तरह के आइडियोलॉजिकल लेवल के ह्यूमन बीइंग को प्रोफाइल कर पाना। एंड इट इज़ वेरी हार्ड टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम इंटरनेट बैंटर। ठीक है ना, बहुत एक्सट्रीम डिफिकल्ट होता है कि डिफ्रेंशिएट कर पाना उस तरह के एक्सट्रीमिस्ट के अंदर जिनका इंटेंशन है कि अटैक्स करना, और वो जो सिंपली अपने रेडिकल बिलीव्स को और एक हॉलो थ्रेट्स देना चाहते हैं। इन दोनों के बीच डिफ्रेंशिएट कर पाना बहुत टफ होता है। Then providing a template to violence-prone misfit who might otherwise not have acted. People who might not have the means, opportunity, or even desire to actually join a terrorist organization might nevertheless come to see lone wolf attacks as an appealing way to express their rage and avenge perceived injustice. स्पेशली ये बात करना चाह रहा है कि पीपल हु माइट नॉट हैव द मीन्स, उन लोगों के पास कोई साधन नहीं है अपनी प्रिपरेशन का, अपने एग्जीक्यूशन का, अपने थॉट प्रोसेस, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, उन लोगों को कोई गाइडेंस नहीं है, डायरेक्ट सपोर्ट नहीं होता है, और इवन जो उनका डिज़ायर है ना कि किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को वो ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है ना, ये might nevertheless come to see lone wolf attacks as an appealing way. तो उन लोगों के लिए lone wolf अटैक करना कोई अपीलिंग वे साउंड नहीं करता है, तो इसीलिए इन लोगों के लिए वही प्रोफाइलिंग करना, उनको टैप कर पाना बिल्कुल टफ हो जाता है, बिकॉज यू डू नॉट नो अबाउट दिस पर्सन।
ऑलराइट, दिस पर्सन हैज़ नो सपोर्ट बट दिस पर्सन माइट हैव एन इंटेंशन बाय कैरिंग आउट सर्टेन एक्ट्स। ये इंसान जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना चाहता होगा टू इम्प्रेस देम फर्स्ट। तो ये पता कर पाना बहुत टफ हो जाता है। कुछ लॉन वोल्फ अटैक्स जो इंडिया में हुए थे उसके कुछ चैलेंजेस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इंडिया स्पेसिफिक। Weakening position of the IS in Iraq and Syria reduces chances of traditional regrouping of the terrorist organization, and hence the group might often prefer lone wolf attacks by their members, sympathizers, would-be militants and foreign fighters in India। जो इस्लामिक स्टेट है ना, उसकी इराक और सीरिया में जो पोजीशन बहुत वीक हो गई थी, तो ये माना जा रहा है कि उनकी जो ट्रेडिशनल रीग्रुपिंग है ना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की, उसके चांसेस बहुत कम है, यानी कि पहले की तरह वो दोबारा से बड़ा ग्रुप बन जाए। इसीलिए उस तरह के ग्रुप्स का अब वो प्रेफर करते हैं कि वो लॉन वुल्फ अटैक करवाएं अपने किसी मेंबर के द्वारा, अपने का जो सिंपथाइज़र का मतलब होता है कुछ लोग जो उनको सपोर्ट करते हैं, या फिर मिलिटेंट्स हो गए, फॉरेन फाइटर्स हो गए कंट्रीज़ के अंदर, उनके थ्रू। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि पाकिस्तान जो है इसको एज ए टूल यूज़ कर रहा हो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के अंदर इंडिया के अगेंस्ट, बाय स्पॉन्सरिंग अ वाइड स्प्रेड सर्कुलेशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लिटरेचर and propaganda across India, both online and offline. Pakistan may resort to influencing the lone wolves to carry out terror attacks in India. Basically इस तरह के thought process को generate करवाने के लिए पाकिस्तान can use their एक्सट्रीमिस्ट लिटरेचर मीन्स, ठीक है, और वो इस तरह का प्रोपेगेंडा इंडिया में फैला सकते हैं, जिसके कारण इंडिया में जो लॉन वोल्फ अटैकर्स होंगे वो इम्प्रेस हो जाएंगे, वो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और इंडिया के अंदर कोई ना कोई वॉयलेंस क्रिएट करेंगे। Then there is high potential damage of lone wolf attacks due to presence of densely populated areas and illegal networks of obtaining firearms in India। भारत के अंदर भी गैर कानूनी तरीके से कुछ ना कुछ आप लोग जो ये हथियार वगैरह हो सकते हैं, गन वगैरह हो सकते हैं, ये सब आप एक्वायर कर ही सकते हो, बट इट्स इलीगल टाइप इन इलीगल मैनर। तो इस तरीके से लॉन वोल्फ अटैकर किसी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में रह रहा होता है और वहाँ पर कोई अटैक करता है तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डैमेज हो सकता है। स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज़ एंड मिस इन्फॉर्मेशन। फेक न्यूज़ का जो प्रोपेगेंडा होता है ना सोशल मीडिया साइट्स के थ्रू, वो एक बायस नैरेटिव क्रिएट कर देता है, ठीक है ना, और फिर यही चीज़ लेजिटिमाइज़ करती है, रीइंफोर्स करती है एक डिज़ायर एक किसी इंडिविजुअल के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट और रेडिकल थॉट्स प्रोसेस रखता है कि वो किसी दूसरे से अपना बदला लेना चाहता है, सोसाइटी से बदला लेना चाहता है, गवर्नमेंट से बदला लेना चाहता है बाय क्रिएटिंग वॉयलेंस ओवर देम। तो इंडिया ने इस तरीके के सिचुएशन से डील करने के लिए कुछ कानून बनाए होंगे, वो एक बार देख लेते हैं क्या स्टेप्स लिए गए हैं। स्ट्रिक्ट लॉज बनाए गए हैं ताकि एक्सप्लोजिव्स का हमको एक्सेस मिल सके, ठीक है ना, लाइट वेपन्स का और अदर इम्यूनिशंस का इंडिया के अंदर जो इमेंसली डिफ़िकल्ट है, ठीक है। एंड इंडिया का जो कल्चरल प्लूरलिज्म है ना और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, उसने बहुत हेल्प किया है कि इस तरह की एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज़ को काउंटर करने के लिए। ऑलराइट, कल्चरल प्लूरलिज्म का वर्ड का मतलब समझ रहे हो? बेसिकली अगर एक इंसान को किसी एक रिलीजन को लेकर अगर अपना थॉट प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करता है और प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करता है, तो हमारी कंट्री में बहुत सारे कल्चर होते हैं, तो दूसरे कल्चर वाले उसके उस थॉट प्रोसेस को काउंटर अटैक कर देते हैं, तो ऐसे बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज़ जो होते हैं वो सप्रेस हो जाते हैं। इंडिया के पास थर्ड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है वर्ल्ड के अंदर, ऑन ओनली अ मिनिस्ट्रियल फ्रेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन जॉइनिंग और सिंपथीज विद द इस्लामिक स्टेट। इंडिया के पास वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री जिनके अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन है, इंडिया वो थर्ड कंट्री जिसके अंदर हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन बहुत ही छोटा सेक्शन है, उसमें से भी बहुत ही छोटा सेक्शन है, एक नेग्लिजिबल सा सेक्शन है जिसने अपना इंटरेस्ट शो किया है पब्लिकली कि वो इस्लामिक स्टेट को ज्वाइन करना चाहते हैं। देन दे आर स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी apparatus along with the reforms in the counter-terrorism structure in the aftermath of 2008 Mumbai terror attacks is a major deterrent to the lone wolves। यानी कि स्पेशली जब हमारा मुंबई का जब हुआ था अटैक 26/11 जब ताज होटल के ऊपर, उसके बाद से लॉन वोल्फ अटैकर्स को इंडिया के अंदर थोड़ा सा एक सेटबैक मिला है लुकिंग एट द रिस्पॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट। व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? अ मल्टी प्रोंज अप्रोच टुवर्ड्स रेडिकलाइजेशन। मल्टी प्रोंज का मतलब क्या होता है? बेसिकली आपने वो देखा होगा ना, खाना खाने का एक फोक होता है ना, इस तरीके से खाना खाने का जो फोक होता है, तो बेसिकली जब आप इस फोक को किसी सिचुएशन के अंदर पियर्स करते हो ना, तो ये वहाँ पर स्पेस क्रिएट कर देता है आपके लिए, तो इसको बोलते हैं मल्टीफोन, यानी कि हमको डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर पियर्स करना पड़ेगा इस रेडिकलाइजेशन थॉट प्रोसेस को किल करने के लिए। तो इट मस्ट बी अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है ना, सिक्योरिटी एजेंसीज को ऐसे कुछ टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगी। मल्टी प्रोंज अप्रोच एंकर्ड इन ह्यूमन इंटेलिजेंस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग टाइज होना चाहिए कम्युनिटीज़ के साथ और कम्युनिटी लीडर्स के साथ, और डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम्स के अंदर। मॉनिटरिंग सोशल मीडिया, इसके कारण ऑफिशियल्स को ना एक पोटेंशियल अटैकर्स के बारे में थोड़ा आइडिया लग सकता है, उसके प्रीवियस कनेक्शन चेक कर सकते हैं, उसके प्रीवियस कनेक्शन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ थे या नहीं थे। गवर्नमेंट को अपना जो प्रोसेस होता है ना
प्रेस दी कंपनी जैसे सच एज फेसबुक, ट्विटर को, ताकि इनके रेस्ट्रिक्शंस को थोड़ा सा टाइट किया जा सके, स्पेशली ऐसे कोई अकाउंट जिनका टेरर ग्रुप्स के साथ कोई लिंकेज हो, ठीक है, और इस तरह के यूज़र को वो रेगुलरली वो मॉनिटर कर सकें, ठीक है। और किसी का अगर अकाउंट आपको लगता है बहुत सस्पिशियस है तो उसको सस्पेंड भी करवा सकते हैं। तो ये जो अकाउंट है ये मैनेज किए जाना चाहिए सोशल मीडियाज़ के थ्रू। ट्राई टू मेक लॉन वोल्फ अटैक्स लेस लिथल बाय लिमिटिंग एक्सेस टू द एक्सप्लोसिव मटेरियल्स। लेस लिथल का मतलब हो गया लेस किलिंग, ठीक है। तो अगर आप एक्सप्लोसिव मटेरियल्स के मूवमेंट के ऊपर अगर आप रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो तो फ्यूचर में अगर ऐसा कोई अटैक होता भी है तो लेस लिथल रहेगा। यानी कि अगर आप टारगेट कर रहे हो कोई लॉन वोल्फ अटैक करता है कि 100 लोगों को मारेगा, तो मे बी उसके पास अगर लेस इतना सुपर पावरफुल एक्सप्लोसिव नहीं होगा तो वो हार्डली ही किसी सेक्शन को टच कर पाएगा। मे बी 1-2 लोगों की डेथ के कारण डेथ तक बच जाएगा, एक लार्ज स्केल के ऊपर डैमेज होने से बचाया जा सकता है। Focus on gathering intelligence, arresting suspected call leaders and destroying terrorist command centers involved in radicalization activities। सिंपल सी लाइन है, इसमें क्या बताना है। प्रोएक्टिव मेजर्स जैसे कि ट्रेनिंग हो गया, ठीक है ना, लोकल पुलिस को इक्विप करना, उनको इन्वॉल्व करना, कंटिजेंसी प्लान्स बनाना, ठीक है, इंटेलिजेंस के द्वारा काउंटर टेररिज्म स्ट्रक्चर्स को सेटअप करना, एक रोबस्ट नेशनल काउंटर टेररिज्म डॉक्ट्रिन को एड्रेस करना, डिफरेंट न्यूएंसेस क्या क्या हो सकते हैं टेररिज्म के, और स्ट्रेटेजिकली कितना इम्पॉर्टेंट है किसी भी तरह के अटैम्प्ट को सबड्यू करना, ठीक है। और बिग डेटा एनालिटिक्स, this can be used to discern the level of radicalization of potential recruits, their networks and sources of information, founding and leadership in order to help unravel the roots of radicalization। बेसिकली बिग डेटा एनालिटिक्स, हमारे पास जब जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी ना, इंटेलिजेंस से आ रही है, सोशल मीडिया से आ रही है, पुराने कॉल रिकॉर्ड से आ रही होती है, कि जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा और उसका हम लोग इतना अच्छा एनालिटिक्स कर पाएंगे ना, उसके कारण हम लोग रेडिकलाइजेशन थॉट प्रोसेस को टैप कर सकते हैं, उसको टारगेट कर सकते हैं, उसको ट्रेस कर सकते हैं, जिसके कारण हम लोग उस तरह की फंडिंग कहाँ से आ रही है, उसकी लीडरशिप कौन कर रहा है, उसकी मैनेजमेंट कौन कर रहा है, प्लानिंग कौन कर रहा है, ठीक है, उनके नेटवर्क्स कहाँ कहाँ हैं, वो रिक्रूटमेंट कहाँ कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग सप्रेस कर सकते हैं। सिक्योरिटी सेक्शन का ये लास्ट टॉपिक है 4.3 फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। आप लोगों को पता ही होगा कि न्यूज़ में हमेशा ही रहता ही है, और इसका काम क्या होता है, फिर इसी के रिगार्डिंग सिक्योरिटी टॉपिक में क्यों आया है, पिछले मंथ ही क्यों न्यूज़ में था, वो देख लेते हैं। चांसेस हैं कि पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट के ऊपर ही रहेगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, क्योंकि वो उसकी जो भी उसकी गाइडलाइंस थी उनके साथ कंप्लाई नहीं कर पा रहा है, और जो डेडलाइन थी उनकी प्रोसिक्यूट करने की और पेनलाइज करने की टेररिस्ट फाइनेंसिंग को कंट्री के अंदर, वो उसको मैच करने से फेल कर रहा है। FATF के बारे में जान लेते हैं। एक ग्लोबली एक मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग का वॉच डॉग है, यानी कि रख रखाव करता है, एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसने कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटअप कर रखे हैं, किस तरीके से कंट्रीज़ के अंदर इलीगल एक्टिविटीज़ को और कोई भी हार्म हो रहा है सोसाइटी को, उस सबको प्रिवेंट किया जाएगा। और इसके टारगेट क्या होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, ये सब। इसके अंदर करंटली 37 मेंबर कंट्रीज़ है, इंडिया इसका पार्ट है, और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूरोपियन कमीशन हो गया और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल हो गया। 1989 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है, ग्रुप ऑफ 7 G7 समिट के अंदर पेरिस में, और इनिशियली एग्जामिन करता था और डेवलप करता था किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग से कॉम्बैट करना है। बाद में इसको एक्सपेंड कर दिया गया। इसका जो मैंडेट था वो और जो टेरर फाइनेंसिंग की जो एफर्ट्स थे उन सबसे भी कॉम्बैट करने के लिए इसके अंदर प्रोविजंस डाल दिए गए थे, ठीक है। एंड FATF ने एक सीरीज़ ऑफ स्पेशल रिकमेंडेशंस रिलीज़ किया था, ठीक है, जो आउटलाइन करता है सारे के सारे मेजर्स कि किस तरीके से हम लोग डिप्राइव करेंगे टेररिस्ट को और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, और उनकी फंडिंग और फाइनेंशियल सिस्टम को हम लोगों को कैसे डिस्ट्रॉय करना है। एक बार टेररिस्ट फाइनेंसिंग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो होती है ना, एक प्रोसेस होता है जिसके कारण टेररिस्ट को फंड मिलता है अपने ऑपरेशंस के लिए, ताकि वो अपने वो सारे के सारे आतंकवाद के एक्ट्स को एग्जीक्यूट कर सके। टेररिस्ट की जो रिक्वायरमेंट होती है ना फंड की एक्टिविटीज़, वो किस तरीके से होती है, सपोर्टिंग डे टू डे ऑपरेशन ऑफ टेररिस्ट सेल, ठीक है, बाइंग वेपन्स, इन सब में अपने फंडिंग को यूज़ करते हैं अपने डे टू डे ऑपरेशन को कैरी आउट करने के लिए, ठीक है, वेपन्स खरीदने के लिए या फिर बाकी कोई डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रूमेंट होता है वो खरीदने के लिए। टेररिस्ट की ट्रेनिंग कैंप्स में पैसा लगा रहा होता है, ठीक है। पब्लिशिंग टेररिस्ट प्रोपेगेंडा, अपना प्रोपेगेंडा उनको पूरे वर्ल्ड में पब्लिश करना होता है, लोगों तक पहुँचाना होता है, उसमें पैसा चाहिए होता है। नए टेररिस्ट को रिक्रूट करने के लिए, पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए, और सेंचुरी विद इन दी रोग एरियाज़ और स्टेट, वहाँ पर उनको पैसा चाहिए होता है, उनकी पेमेंट्स वगैरह करनी होती है।
सोर्सेज ऑफ टेररिस्ट फाइनेंसिंग वेरी करते हैं, लेजिटिमेट फंड से लेकर, जैसे कि डोनेशंस आती है इनको, ठीक है, मनी इनको मिलता है चैरिटीज़ वगैरह के, अनलॉफुल फंड्स होते हैं सारे के सारे, और जैसे एक्टिविटीज़ होगी, ड्रग ट्रैफिकिंग का बहुत यूज़ हो रहा होता है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही होती है, स्मगलिंग हो रही होती है, इलीगल आर्म्स ट्रेडिंग। मनी लॉन्ड्रिंग वर्ड का मीनिंग आप पता नहीं समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं। देखो लॉन्ड्री वर्ड का मतलब समझो पहले, लॉन्ड्री वर्ड कहाँ से निकल के आया है। लॉन्ड्री हम लोग यूज़ नहीं करते हैं कपड़ों की लॉन्ड्री, तो उसमें क्या करते हैं हम गलत पैसे को, मतलब जो हमारा साफ़ कपड़ा होता है ना, गंदा कपड़े को मशीन में डालते हैं और वो साफ़ हो जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर यही किया जा रहा होता है। बेसिकली बहुत सारा इलीगल पैसा जो हो रहा होता है उसको किसी तरीके से सिस्टम के अंदर डाल दिया जाता है। उस पैसे को सिस्टम से डालने के बाद उसको बाहर निकाल देता है, तो वो वाइट मनी के फॉर्म में आता है, फिर उसको इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। एक बड़े लार्ज अमाउंट के अंदर ब्लैक मनी जो होता है उसको स्मॉल सेक्शंस के अंदर सिस्टम के अंदर डाल दिया जाता है, वाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और स्मॉल अमाउंट के ब्लैक मनी को यूज़ किया जाता है बड़े बड़े टेररिस्ट सारे इसके मेजर्स को इम्प्लीमेंट करें, टेररिज्म जैसे फाइनेंशियल लॉस को पास करें, और किस तरीके के रिकमेंडेशन हैं जो भी रिक्वायरमेंट क्या होता है करना होता है, इंडिविजुअल टेररिस्ट के फाइनेंसिंग उनकी जो प्रॉपर्टी हो गई है या फिर उनके भी अकाउंट्स वगैरह हो गए हैं, उन सबको उनको फ्रीज करना होता है बिना किसी डिले के, और ऑनगोइंग प्रोहिबिशन जो हो सकते हैं उनको फटाफट इम्प्लीमेंट करना होता है। Evaluating countries' ability to prevent, detect, investigate and prosecute the financing of terrorism. FT के पास बेसिकली दो लिस्ट होती हैं, ठीक है ना, एक को बोलते हैं ब्लैक लिस्ट और एक को बोलते हैं ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट जो होती है ऑफिशियली एक हाई रिस्क जुरिसडिक्शन होता है, इसके अंदर एक कॉल ऑफ एक्शन की नीड होती होगी। कंट्रीज होती हैं जिनको कंसिडर किया जाता है कि दे आर डेफिशिएंट इन देयर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म रेगुलेटरी रेजिम्स। बेसिकली वो कंट्रीज जो अपने ही देश के अंदर इस तरह के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही होती हैं, ठीक है ना, वहाँ पर बहुत सारा मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा होता है, रिकमेंडेशन देने के बाद भी, बार बार वार्निंग देने के बाद भी। ये जो ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज़ होती हैं ना, इनको पर इकोनॉमिक सेंक्शन लग जाते हैं, इनको IMF ये वर्ल्ड बैंक जो हो गया, WTO वगैरह हो गया, यहाँ से जो लोन सपोर्ट होता है मिलना वो बंद हो जाता है। जो करंट FATF की ब्लैक लिस्ट है उसमें दो कंट्रीज़ हैं, नॉर्थ कोरिया और ईरान। ग्रे लिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ऑफिशियली रेफर किया जाता है जुरिसडिक्शन की इंक्रीज मॉनिटरिंग। देखो अगर आप ग्रे लिस्ट के अंदर हो तो आपके ऊपर मॉनिटरिंग ज़्यादा की जाएगी, ठीक है ना, और अगर आप ब्लैक लिस्ट में आ चुके हो तो यानी कि अब आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वो कंट्री जो FATF की ग्रे लिस्ट को रिप्रेजेंट करती हैं उनके ऊपर बहुत हाई रिस्क होता है मनी लॉन्ड्रिंग का और टेररिज्म फाइनेंसिंग का, लेकिन वो फॉर्मली उन्होंने कमिट किया होता है कि FATF के जो भी रिकमेंडेशन है उनके साथ कंप्लाई करके उनके साथ काम कर रही है। उनको डेवलप करने होते हैं अपने एक्शन प्लान से किस तरीके से ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को, और प्लस में जो काउंटर फाइनेंसिंग होती है टेररिज्म की, ये आप फुल फॉर्म देखिए MLCFT का, आगे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, इन सबको फाइट करने का एक्शन प्लान है। इन कंट्रीज़ के अंदर बहुत हाई सब्जेक्टिविटी होती है कि इनकी मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा की जाएगी इसके द्वारा। वाइट जो ग्रे लिस्ट होते हैं क्लासिफाई करते हैं नॉट एज नेगेटिव एडवर्स इफेक्ट्स इन ट्रेड। वही कहना चाह रहा है कि ग्रे लिस्ट का मतलब ये नहीं कि आप कम्प्लीटली आपको ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा, आप एक नेगेटिव फॉर्म में आपको देखा जाएगा, इतना भी नहीं कि आप ब्लैक लिस्ट की कैटेगरी में हो, लेकिन
In the culture section, which is the 8th topic, 8.1 we have heritage management. Heritage वर्ड को देखो और मैनेजमेंट वर्ड को देखो, सिर्फ कीवर्ड पकड़ो। हेरिटेज को मैनेज करने के रिगार्डिंग कुछ बात की जाएगी इस टॉपिक के अंदर, सिंपल सी बात है। नीति आयोग ने एक वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट रिलीज़ की थी। उनकी टॉपिक क्या था? इम्प्रूविंग हेरिटेज मैनेजमेंट इंडिया। भारत के अंदर जो भी हमारा हेरिटेज है, ठीक है, हमारे जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं, हमारी जो साइट्स वगैरह होती हैं, इन सबको मैनेज करने के रिगार्डिंग एक रिपोर्ट सेटअप की गई थी। पहले एक बार हम लोग ये देख लेते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है। एक नोडल एजेंसी है। नोडल एजेंसी का मतलब क्या होता है? नोडल वर्ड का मतलब ही होता है रिस्पॉन्सिबल एजेंसी, जो एग्जीक्यूट करती है। इसका काम क्या है? जो भी आर्कियोलॉजिकल रिसर्च है रिगार्डिंग, ठीक है, और उन नॉट जस्ट आर्कियोलॉजिकल रिसर्च, हमारे जो कल्चरल मॉन्यूमेंट्स हैं उनका कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन कंट्री के विद इन, ये सारा का सारा काम ASI का होता है। इट्स अ वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। इट वाज फाउंडेड इन 1861, सो इट्स क्वाइट एन ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शन जो है इसका, सिंपली बात है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर ये अटैच्ड है। और जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस आते हैं वो आते हैं एक्सप्लोर करना, एक्सकवेट करना, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, रजिस्ट्रेशन, रेगुलेशन ऑफ ट्रेड ऑफ एंटिक्विटीज़। एंटिक्विटीज़ वर्ड का मतलब ध्यान रखना, इसमें बहुत हाई चांसेस है कि ये वर्ड काफ़ी यूज़ होगा। एंटिक्विटीज़ वर्ड का मतलब होता है पुरानी चीज़ें, ठीक है, पुरानी और वैल्यूएबल चीज़ें। मेंटेनेंस एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, आर्कियोलॉजिकल साइट म्यूजियम्स, रिसर्च एंड पब्लिकेशन, एपिग्राफिकल सर्वेज, संस्कृत हो गया, द्रविडियन हो गया, अरेबिक, पर्शियन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी, ये सारे के सारे जो आते हैं सब ASI के अंडर आते हैं। बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी। एक बार मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि कौन सी NGOs हैं जो इंडिया के अंदर हेरिटेज के कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए काम करती हैं। एक आता है हमारा आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर। इसका फोकस है फिजिकल, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक रिवाइटलाइजेशन ऑफ द कम्युनिटीज़ डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर। देखो एक बात बहुत ध्यान रखने की चीज़ हुई, ये जो वर्ड है ना फिजिकल, सोशल, कल्चरल, आपको लग रहा होगा कि यार हर मंथली कंपाइलेशन में कुछ ना कुछ तो टॉपिक में कीवर्ड्स रिपीट हो रहे होते हैं। एग्जैक्टली इन्हीं को कीवर्ड्स बोलते हैं। ये वर्ड्स आपको बहुत स्ट्रैटेजिकली यूज़ करने आनी चाहिए, ठीक है, किस आंसर राइटिंग के अंदर कौन से पॉइंट में इन वर्ड्स को यूज़ करना है कि आपका आंसर बहुत इंप्रेसिव बन जाए। ये आपको पता होना चाहिए। ये प्रैक्टिस करने से आ जाता है। रेगुलरली इस तरह के आर्टिकल्स को पढ़ने से, न्यूज़पेपर रीड करने से, आंसर राइटिंग डेली प्रैक्टिस करने से, प्रीवियस ईयर की आंसर राइटिंग करने से ये आपको आ जाता है। नेक्स्ट वी हैव इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, INTACH। स्पीयर हेड्स हेरिटेज अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन इन इंडिया। स्पीयर हेड का मतलब समझते हो? भाला देखा है? भाला, उसके ऊपर एक जो हेड होता है ना, उस भाले को स्पीयर बोलते हैं हिंदी में। तो स्पीयर हेड का मतलब बेसिकली क्या करता है कि अवेयरनेस और कंजर्वेशन का जो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है ना, वो करता है INTACH, ठीक है, अवेयरनेस फैलाना हमारे कल्चरल मॉन्यूमेंट्स के बारे में, हेरिटेज के बारे में, एंटिक्विटीज़ के बारे में। देन वी हैव इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट, ICOMOS। इसका काम है कंजर्वेशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल हेरिटेज प्लेसेस, ठीक है। अब ये इंटरनेशनल काउंसिल है तो ऑब्वियस सी बात है इसका काम भी ग्लोबल लेवल के ऊपर ही होगा। तो ये ग्लोबल NGO है अपने ही इस टाइप की, जो जिसका बहुत डेडिकेटेड काम है। किस काम के लिए? एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी, मेथडोलॉजी, साइंटिफिक टेक्निक्स वगैरह, और ये कल्चरल हेरिटेज जो होती है कंजर्वेशन के, इन सबको प्रमोट करने के लिए। ध्यान रहे, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड WMF, ठीक है, एक होता है WHO, एक होता है WWF, एक होता है WMA। हर एक के बारे में आपको पता होना चाहिए किस वर्ड की क्या फुल फॉर्म होती है। इसका फोकस है हेरिटेज की कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, ठीक है, और जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं इंडिया के अंदर। ऑल राइट, ये एस्टेब्लिश होता है 2015 के अंदर। WMF इंडिया, देखो ये वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड है, उसी का एक सेक्शन है WMF इंडिया लेवल के ऊपर, ठीक है। वो करता है एक लोकल रिप्रेजेंटेशन है WMF का, ठीक है, और इंडिया के अंदर जो भी मैनेजमेंट और आउटरीच है उन सबको असिस्ट करने का काम WMF का है। ऑल राइट, अगर हम बात अब हम करते हैं ओवरव्यू के बारे में, ठीक है। ये पूरी की पूरी जो रिपोर्ट हमारी आई थी ना, जो नीति आयोग ने रिपोर्ट रिलीज़ की थी, उसका ओवरव्यू देख लेते हैं क्या है। हमारे पास रफली, देखो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, 5 लाख प्लस हेरिटेज साइट्स और मॉन्यूमेंट्स हैं कंट्री के अंदर, ठीक है। रफली मतलब 5 लाख से ऊपर ही है, एग्जैक्ट काउंट नहीं है। इसके अंदर, इस 5 लाख के अंदर 3691 जो है वो ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं। 38 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है। 6000 प्लस जो हैं वो स्टेट के आर्कियोलॉजिकल प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, और 4 लाख प्लस रिलीजियस हेरिटेज साइट्स हैं। तो आपको ये एग्जैक्ट अमाउंट मानने, ऊपर वाला 5 लाख पता होना ज़रूरी है। ASI ने कितना प्रोटेक्ट किया हुआ है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो आपको पता ही होंगी। 6000 प्लस इंडिया में, और ये 4 लाख के प्लस रिलीजियस हेरिटेज साइट्स हैं। ये एक बहुत बेसिक सा ऊपर का डाटा, ये आपको मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कुछ जुरिस्डिक्शन दिया था इन मॉन्यूमेंट्स के ऊपर, कल्चरल हेरिटेज क्या होगा, आर्कियोलॉजिकल साइट क्या होगा, उस तरीके से। तो यूनियन के बारे में देखते हैं पहले, यूनियन में क्या होता है।
जो एंशियंट और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं ना, और जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स होते हैं, और जो रिमेन्स भी होते हैं, जो कुछ बचा कुछ भी होता है, इनको भी डिक्लेयर किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए। ठीक है, इसका प्रोविज़न देख लेते हैं कौन से प्रोविज़न के अंदर आता है। यूनियन गवर्नमेंट ने इनेक्ट किया था एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, अमस्र एक्ट 1958 का। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न आपको एग्जाम में लिखना इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज़ द थिंग दैट फेट्स यू मार्क। नाउ वी हैव एंटिक्विटीज़ एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट 1972। इसको इनेक्ट किया गया था ताकि जो भी एंटिक्विटीज़ का ट्रेड एक्सपोर्ट होता है ना, उस सबको रेगुलेट करने के लिए, और जो भी आर्ट ट्रेजर्स वगैरह हो सकते हैं उन सबको प्रिवेंट करने के लिए, उनकी स्मगलिंग से और उनके जो फ्रॉडुलेंट डीलिंग्स होती है ना एंटिक्विटीज़ की, उन सब से उनको बचाने के लिए। तो एंटिक्विटीज़ का आर्ट ट्रेजर्स एक्ट 1972 का इंपॉर्टेंट है। अमस्र एक्ट 1958 का पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट लेवल के ऊपर क्या होता है, जो एंशियंट और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं ना, अदर देन जिनको पार्लियामेंट ने डिक्लेयर कर रखा है नेशनल इंपॉर्टेंस का, और पार्लियामेंट ने किसके थ्रू किया था, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी के लिए, फॉर द स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स एंड म्यूजियम। बेसिकली जो नेशनल लेवल के ऊपर यूनियन ने कर दिया, उसके अलावा जो बच जाते हैं वो सारे के सारे हमारे स्टेट लेवल के अंदर आते हैं। देन कम्स कंकरेंट। अभी हमारे पास 3 तरह की लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, जिसमें सब्जेक्ट्स डिवाइडेड होते हैं। उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर कल्चरल मॉन्यूमेंट्स वगैरह, हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स वगैरह के अंदर भी 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन और स्टेट के अलावा जिसके ऊपर यूनियन और स्टेट दोनों का कंकरेंट जुरिस्डिक्शन होता है आर्कियोलॉजिकल साइट्स के ऊपर और रिमेन्स के ऊपर, और वो सारे के सारे जिनको पार्लियामेंट ने लॉ के द्वारा नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया, उन सब के अलावा जो भी बच जाते हैं वो सारे के सारे हमारे कंकरेंट के अंदर आते हैं। कुछ रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। इंडिया की जो रैंकिंग है वर्ल्ड ट्रैवल और टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2019 के अंदर, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है, इंडिया की रैंकिंग 34 है। इतना आपको पता होना चाहिए। ये आपको प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस में ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। टूरिज्म जनरेट करता है इंडिया के अंदर 240 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है, और या फिर 9.2% जो होता है इंडिया का जीडीपी, ये 2018 के अकॉर्डिंग है। सपोर्ट करता है 42.6 मिलियन जॉब्स, ठीक है, जो कि टोटल एम्प्लॉयमेंट का 8.1% है, और ग्रेट मोर देन 10 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट हैं जो इंडिया में अराइव करते हैं। ठीक है, अभी पैंडेमिक के दौरान हर एक चीज़ डिस्टर्ब हुई है। सबसे ज़्यादा टूरिज्म इंडस्ट्री कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट बंद सी हो गई है, बिल्कुल ही ठप पड़ गई है। ठीक है, बहुत सारा लॉस हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस डेटा को वहाँ पर भी कंपैरेटिवली रख सकते हो। इन सब के अलावा और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, अभी हम लोगों ने देखा यूनियन का, स्टेट का, कंकरेंट का प्रोविजन क्या है। हम लोग देख लेते हैं कि इसके अलावा क्या है। आर्टिकल 253 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो लेजिस्लेट कर सकता है किसी भी तरह की ट्रीटी, एग्रीमेंट, कोई भी कॉन्वेंशन होता है किसी दूसरी कंट्री के साथ, या फिर कोई भी डिसीजन होता है जो कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में लिया गया हो किसी एसोसिएशन में या बॉडी में, उस सबको लेजिस्लेट करना, उसके ऊपर कानून बनाकर इंडिया में उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, ये सारी की सारी पावर जो होती है पार्लियामेंट के पास होती है आर्टिकल 253 के अंडर। अब देखो सिंपल सी बात है, बहुत डायरेक्ट दे रखा, तो आपको याद होना चाहिए। एंड आर्टिकल 51A जो कि DPSPs के अंदर आता है, उसमें होता है कि पुट्स अ ड्यूटी ऑफ हर एक सिटीज़न की ये ड्यूटी है कि हमारी जो हेरिटेज है और जो हमारी कॉम्पोजिट कल्चर है उसको वैल्यू करना और उसको प्रिजर्व करके रखना। ये है आर्टिकल 51A का क्लॉज F, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम लोग बार ये देख लेते हैं कि ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ द नीड टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व इंडियाज़ बिल्ट हेरिटेज। 3 लेवल है, इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल और लोकल लेवल। As part of universal shared heritage, to build global relations in future by connecting with stories and roots of cultural exchange through history and learning from international practices. I think it's a very beautifully written point कि ग्लोबली जब हमको रिलेशंस मेंटेन करने हैं आज भी और फ्यूचर के अंदर भी, देन वी नरेट आवर सेल्फ थ्रू आवर स्टोरीज़ एंड थ्रू आवर कल्चर एक्सचेंज आइडियाज़। ठीक है, जिसमें हम अपनी हिस्ट्री को ऐड करते हैं और प्लस में हम लोग अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को, अपनी संस्कृति को, हर एक चीज़ को ऐड करके फ्यूचर सेकंड पर्सन को अपने बारे में एक्सप्रेस करके बताते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर कल्चर रिलेशन मेंटेन करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने हेरिटेज को मेंटेन करके रखें और उसको स्ट्रांगली बिल्टअप करें। देन कम्स नेशनल लेवल as a tool to the nation building or branding of its unique cultural identity with iconic sites and magnificent monuments in each region of India, including its World Heritage sites that narrate its rich, complex and layered history.
अपने ही नेशन की स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग के अंदर, अपने नेचर का इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने नेचर की ब्यूटी, अपने लोगों को यहाँ पर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, ठीक है, टूरिज्म प्रोवाइड करना विद इन कंट्री, डोमेस्टिक टूरिज्म प्रोवाइड करने के लिए ये सारी के सारी साइट्स इंक्लूडिंग जो इंडिया के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, इनमें हिस्ट्री होती है हमारी, वी गेट टू नो कि व्हाट वी वर एंड व्हाट आवर एंसेस्टर्स वर इन द पास्ट, ठीक है, हाउ वी हैव इवॉल्व्ड टुडे। इन सब के लिए हिस्ट्री जानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स लोकल लेवल। लोकल लेवल की अगर हम बात करते हैं, टू गाइड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इट्स हिस्टोरिक सिटीज़ एंड साइट्स एट लोकल लेवल, लिंकिंग डायरेक्टली विद द रीयूज एंड सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू द कम्युनिटी व्हाइल एड्रेसिंग द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एट द सेम टाइम। सिंपल सी बात है, जो भी हमारी हिस्टोरिकल सिटीज़ हैं उन सब का एक बहुत डायरेक्ट लिंक होता है हमारी सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट्स के साथ, हमारी कम्युनिटीज़ के साथ। ठीक है, देखो अगर एक सिटी के अंदर कोई बहुत ही हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट होता है ना, उस सिटी का टूरिज़्म सडनली बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल एंगेजमेंट हो जाता है, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट वहाँ पर हो रही होती है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल का एक्सपोजर होता है, तो फंडिंग ज़्यादा हो जाती है। ये आपको पता होगा। अब ताजमहल वाला जो एरिया है वहाँ पर बहुत नेचुरल सी बात है कि वहाँ पर गवर्नमेंट की प्रेजेंस बहुत है, इंटरनेशनल डेलीगेट्स वहाँ आते रहते हैं, तो गवर्नमेंट हैज़ अ वेरी सिंपल रोल कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि आपकी ग्लोबल रेपुटेशन की बात हो जाती है। तो वहाँ पर एक सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है उस कम्युनिटी को, इसलिए लोकल लेवल के ऊपर। और ये चीज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको भी उसी टाइम के ऊपर बहुत बेनिफिटली, और उनको एक टारगेट जो हमारा सेट किया हुआ हम लोगों ने 2030 तक का, उसको रीच करने में हमारी हेल्प करती है। देखो हमारे पास 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 2015 से लेकर 2030 तक का टारगेट है, 15 साल का। ठीक है, तो क्या है, आपको 17 गोल याद होने चाहिए, बिल्कुल याद होने चाहिए। आंसर राइटिंग के अंदर लगभग हर आंसर राइटिंग आप यूज़ कर सकते हो, इकोनॉमी के अंदर तो बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, GS3 के अंदर। देन कम्स नीति आयोग की रिपोर्ट, और उन्होंने कुछ हाईलाइट किए थे वेरियस डायमेंशंस हेरिटेज मैनेजमेंट के, और अपने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं। तो हम लोग डायमेंशन देखेंगे और उसमें उस डायमेंशन में क्या रिकमेंडेशन दिए। जैसे डेटाबेस और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर उन्होंने क्या बताया, तो उन्होंने बताया कि एक नेशनल ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम डेटाबेस मॉन्यूमेंट्स के लिए और साइट्स के लिए, जिसको ऑथेंटिकेट करेंगे और वैलिडेट करेंगे हम इसरो के साथ। ठीक है, ये बात की है। फिर उन्होंने बात की एक नेशनल मिशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड एंटिक्विटीज़, इसको रीएक्टिवेट करना है बजट के साथ और स्टाफ के साथ। NMMA को लॉन्च किया गया 2017 के अंदर। इसका मैंडेट था कि इसमें कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस होगा, जिसमें नेशनल रजिस्टर ऑन बिल्ट हेरिटेज एंड साइट्स होगा और नेशनल रजिस्टर ऑन एंटिक्विटीज़ होगा। सेकेंड डायमेंशन हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ नेशनल हेरिटेज। एक नो कंजर्वेशन फंडिंग होगी, ठीक है, फॉर एनी साइट शुड बी परमिटेड विदाउट अवेलेबिलिटी ऑफ अ कंजर्वेशन प्लान। बेसिकली किसी भी साइट के ऊपर कोई भी परमिशन नहीं होगी उसकी अवेलेबिलिटी की, जब तक वहाँ पर कोई कंजर्वेशन प्लान ना हो। इवन फंडिंग भी नहीं होगी उसकी रिगार्डिंग। A system needs to be developed to ensure greater interaction between the circle and the state archaeology। इस तरह का हम लोगों को प्लानिंग, प्रोसेसिंग, इम्प्लीमेंटेशन करना है, ताकि जो स्टेट की आर्कियोलॉजी है ना, उसका एक बहुत ग्रेटर इंटरेक्शन होता रहे वहाँ पर, तभी हम लोग वहाँ पर कंजर्वेशन कर पाएंगे उस पर्टिकुलर नेशनल हेरिटेज का। देन कम्स E&E विच इज़ एक्सकवेशन एंड एक्सप्लोरेशन। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया का विजन प्लान है, उसको बनाना चाहिए हम लोगों को एक्सप्लोरेशन और एक्सकवेशन के लिए। नई टेक्नोलॉजीज़ होनी चाहिए हमारे पास, जैसे लाइक 3D लेज़र और फोटोग्रामेट्री स्कैनिंग, इन सब का यूज़ करना चाहिए हमको सर्वे के लिए, एक्सकवेशन के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए और कंजर्वेशन वर्क्स के लिए। यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथडोलॉजीज़ एंड डेवलपमेंट ऑफ लेबोरेटरीज़ फॉर पोस्ट एक्सकवेशन एनालिसिस। एक्सकवेशन होने के बाद भी जो एनालिसिस करना होता है लेबोरेटरीज़ के अंदर, उसके लिए हमारे पास साइंटिफिक मेथडोलॉजीज़ की डेवलपमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। Then comes publication of excavating reports within 6 months period. Delayed report writing affects the condition the counting of antiquities found during excavation. कोई भी आपने एक्सकवेशन किया है, ठीक है, कहीं पर कोई खोज किएगी, उसका विदिन 6 मंथ्स पीरियड उसका एक पब्लिकेशन होना चाहिए, उसके ऊपर रिपोर्टिंग होनी चाहिए। एंड दे आर सेइंग कि अगर वो 6 मंथ्स के बियॉन्ड जाता तो एंटिक्विटीज़ की काउंटिंग वगैरह के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, कंडीशंस आर क्रिएटेड। सो एक रिपोर्ट राइटिंग का जो डिले होता है वो डेटाबेस के क्रिएशन के अंदर और एक्यूरेट रिपोर्टिंग के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इसके बाद आता है डेवलपिंग साइट म्यूज़ियम्स, यानी कि जो भी साइट्स हैं उन सब के लिए म्यूज़ियम्स क्रिएट करना। जो बजट 2020-21 है उसमें प्रपोज किया गया कि हम 5 आर्कियोलॉजिकल साइट्स को डेवलप करेंगे एज आइकॉनिक साइट्स, और उनके ऊपर ऑन साइट म्यूज़ियम्स भी होंगे। ठीक है, ये जो टारगेट हमारा 3 ईयर्स का टारगेट है। प्रपोज म्यूज़ियम जो है वो राखीगढ़ी में है हरियाणा में, हस्तिनापुर यूपी में, शिवसागर असम में, ढोलावीरा गुजरात में और आदि चनलूर जो है तमिलनाडु के अंदर। ये लोकेशंस हैं। तो अगर लोकेशंस के इस तरह का प्रपोजल है नेक्स्ट 3 ईयर्स का, यू मस्ट बी वेल अवेयर ऑफ ऑल दीज लोकेशंस, ये कहाँ कहाँ पर आती हैं आपकी मैप के अंदर। देन वी कम्स टू हेरिटेज टूरिज़्म रिवेन्यू जनरेशन और मार्केटिंग। एक रिवेन्यू जनरेशन मॉडल अडॉप्ट करना पड़ेगा PPP स्कीम्स के अंडर हम लोगों को।
ठीक है। एक प्रोफेशनल और फोकस्ड मार्केटिंग एफर्ट की ज़रूरत है, इसमें हम लोग आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे पूरे तरीके से। देन वी हैव नेशनल कल्चर फंड टू बी मेड ऑटोनमस। ऑटोनमस का मतलब क्या होगा कि उसको गवर्नमेंट की बात के ऊपर परमिशन लेने की ज़रूरत ना हो, जहाँ उनको नीडफुल लग रहा है उनके पास वो एक्सपेंड करने के लिए परमिशन हो, उनको हर छोटी मोटी चीज़ के लिए परमिशन गवर्नमेंट से लेनी ना पड़े। प्रोसेसिंग ऑफ द पेंडिंग MOUs अंडर अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम टू बी एक्सेलरेटेड। एक स्कीम है जहाँ पर आप एक हेरिटेज को अडॉप्ट करते हो, उसके कुछ पेंडिंग MOUs हैं, MOUs का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उन सब की प्रोसेसिंग को फर्दर एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है। देन वी हैव क्राउड फंडिंग, कम्युनिटी फंडिंग एंड CSR। CSR का मतलब आप समझते होंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहाँ पर हम लोग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को प्रमोट कर सकते हैं। क्राउड फंडिंग का मतलब होता है कि पब्लिक से फंडिंग कलेक्ट करना। देन वी हैव कम्युनिटी की फंडिंग एंड सिमिलरली CSR के अंदर जनरली जो कॉर्पोरेट कंपनीज़ होती हैं उनका कुछ % फंड उनकी जो प्रॉफिट का होता है उतना उन लोगों को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए लगाना पड़ता है। अपग्रेडेशन ऑफ ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अपग्रेडेशन, रीस्ट्रक्ट करना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, वहाँ पर बेस्ट टैलेंट जो होता है उनको इंडेक्ट करना, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहे और प्रोफेशनल्स को फर्दर और ज़्यादा इंगेज किया जाए। इंक्रीज द बजटरी एलोकेशन फॉर कंजर्वेशन एक पर्टिकुलर उन्होंने टॉपिक जो अगर यहाँ पे वर्ड यूज़ किया तो मतलब कंजर्व करने के लिए बजट का फर्दर एलोकेशन होना चाहिए, यानी कि और ज़्यादा बजट की ज़रूरत है हमको, जो सारे के सारे कंजर्वेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ किए जा सके। अर्बन हेरिटेज इम्पैक्ट असेसमेंट ये कंडक्ट किया जाना चाहिए, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स होते हैं सभी हेरिटेज एरियाज़ के अंदर। हृदय को डेवलप किया गया एक गुड मॉडल है हेरिटेज प्लानिंग के लिए सिटिंग के अंदर। स्मार्ट सिटीज़ का जो फोकस है वो हिस्टोरिक कॉर्स के ऊपर है, वो अडॉप्ट करना चाहिए हमको सिमिलर मॉडल के अंदर। नाउ वी हैव वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, आपको पता होगा इंडिया के अंदर 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इनका कंजर्वेशन और मैनेजमेंट इसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। देन वी हैव स्ट्रेटेजाइज्ड वर्ल्ड हेरिटेज नॉमिनेशन नेशनल और ट्रांसनेशनल फॉर इंडिया प्रोजेक्ट मौसम टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर ट्रांसनेशनल नॉमिनेशंस। ये बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी रिकमेंडेशंस थी, आपको सब कुछ याद नहीं रहेगा। मेरी नज़र में ये जो टॉपिक है ये प्रीलिम स्पेसिफिक ज़्यादा है, यहाँ पर काफ़ी कुछ प्रीलिम स्पेसिफिक ज़्यादा मिला था। इसके अलावा कुछ और भी रिकमेंडेशंस इनके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होना चाहिए इंडिया के हेरिटेज का जो है इंटरनेशनल हेरिटेज सर्किट्स होते हैं, इन सबको डेवलप करना चाहिए जॉइंटली दूसरी कंट्रीज़ के साथ, स्पेशली जिनके साथ हम अपना हेरिटेज शेयर करते हैं, ठीक है, जैसे बुद्धिस्ट सर्किट हो गया और हिंदुज़म सर्किट हो गया साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के अंदर। नाउ वी हैव स्किल डेवलपमेंट, कम्युनिटी एम्प्लॉयमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशंस। कुछ इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर कल्चर, इस तरह के इंस्टीट्यूट हमारे पास नहीं है, उनको एजुकेशन के अंदर प्रमोट करने के लिए, रिसर्च को फैसिलिटेट करने के लिए, लीडरशिप क्रिएट करने के लिए, टेक्निकल गाइडेंस क्रिएट करने के लिए और कंट्री के अंदर स्किल डेवलपमेंट के लिए हमको इस तरह के इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनको सेटअप करना चाहिए। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ज़रूरत है कि वो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई करे जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे प्रोग्राम्स के साथ, जैसे कि मनरेगा हो गया, फिर कल्चरल मैपिंग कर सकते हैं हम लोग आर्टिस्ट वगैरह की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं हम लोग हुनर से रोज़गार प्रोग्राम के अंदर। देखो ये बहुत सारे प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स हैं, इनकी फर्दर एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये यूज़ में चल रहे हैं। इंक्लूडिंग लोकल कम्युनिटी इन रिव्यू ऑफ डिज़ाइंस एंड द मेंटेनेंस ऑफ मॉन्यूमेंट्स। विजन, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग मॉडल, क्रिएशन ऑफ ICC मॉडल जो कि कंबोडिया का मॉडल है, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो मॉडल है जो ऑपरेशनल था कंबोडिया के लिए और जो बाकी के सीवर ओवरसीज़ प्रोजेक्ट्स के लिए उसको ऑपरेशन किया जा सकता है, जैसे कि डेडिकेटेड सेल होना चाहिए स्पेशल प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे लद्दाख हो गया, फतेहपुर सीकरी, हम्पी और ये। एंड नेक्स्ट वी हैव हायरिंग ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्ट्स फॉर ईच प्रोजेक्ट। हर एक प्रोजेक्ट के लिए हम लोगों को एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत हो जाएगी। और मल्टी डिसिप्लिनरी यानी कि एक डिसिप्लिन के अंदर नहीं कि एक मार्केटिंग के अंदर चाहिए, एक ब्रांडिंग के अंदर चाहिए हम लोगों को, एक एडमिनिस्ट्रेशन में अलग से चाहिए, एक प्लानिंग के लिए डिफरेंट चाहिए, लीगल एडवाइस के लिए डिफरेंट चाहिए होता है। तो मल्टी डिसिप्लिन के अंदर हम लोगों को एक्सपर्ट्स की और प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट हो, ये रिकमेंडेशन दिए गए थे। टॉपिक की कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। अनलाइक अदर वेस्टर्न नेशंस, इंडिया का जो कल्चर हेरिटेज है उसने कॉन्टीन्यूटी दिखाई है सेंचुरीज से, ठीक है, जहाँ पर जो हमारे ओल्ड एज ट्रेडिशंस हैं वो अभी तक प्रैक्टिस किए जाते हैं। करंटली इंडिया का जो हेरिटेज है वो अंडर फाइनेंस्ड है और एक कॉम्प्रिहेंसिव विजन चाहिए हम लोगों को अपने हेरिटेज बजट के लिए, उसकी प्लानिंग के लिए, और कुछ इनोवेटिव मीन्स चाहिए और स्पेशली उसकी फाइनेंसिंग वो बहुत एसेंशियल है।
ये जो हेरिटेज है इट डज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूट द इम्पॉर्टेंट मार्केट ऑफ इंडियाज़ पास्ट बट ऑल्सो प्रेजेंट। सिर्फ पास्ट की बात नहीं की जा रही है अगर हम लोग एंटिक्विटीज़ को यूज़ कर रहे हैं, हेरिटेज को यूज़ कर रहे हैं, बल्कि प्रेजेंट की भी बात की जा रही है। और एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए और इनकम प्रोवाइड करने के लिए हेरिटेज टूरिज़्म के अंदर और लोकल डेवलपमेंट से। कुछ इनिशिएटिव हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, हेरिटेज को कंजर्व करने के लिए। ये आपको सारे के सारे नाम जो हैं ये बहुत अच्छे से पता होने चाहिए एक एक प्रोजेक्ट के बारे में। ये वही सब नाम है जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किए थे, अभी इनके बारे में देख लेते हैं। हृदय क्या है? नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना है, ठीक है, फॉर प्रिजर्विंग एंड रीवाइटलाइजिंग द यूनिक कैरेक्टर ऑफ हेरिटेज सिटीज़ इन इंडिया। पता होना चाहिए, प्रीलिम्स के अंदर ये न्यूज़ में रहता है जनरली। प्रसाद है पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। किस लिए? जो भी आइडेंटिफाइड पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस है ना, जो कि 40 साइट से ज़्यादा हैं, उन सबकी डेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन के लिए। स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस, ये स्वच्छ भारत मिशन के अंदर आता है। ये ट्रांसफॉर्म करता है मॉन्यूमेंट्स को, जैसे कि जो मॉडल हो गए स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशन के, उनको, ताकि जो टूरिस्ट वगैरह होते हैं उन सबके एक्सपीरियंस को और बेटर किया जा सके। अडॉप्ट हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान। ये एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, जैसे कि जो रेड फोर्ट हो गया, इसको दालमिया ग्रुप ने अडॉप्ट किया हुआ है ताकि वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का एंगेजमेंट किया जा सके। स्वदेश दर्शन स्कीम, ये टूरिज़्म मिनिस्ट्री का है ताकि वहाँ पर थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट डेवलप किए जा सकें और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके। इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 कैंपेन ये 2018 से है, इंटरनेशनल टूरिज़्म प्रमोशन कैंपेन है ये। आदर्श स्मर्क का मतलब होता है मेमोरियल। तो ASI ने आइडेंटिफाई किए थे 100 मॉन्यूमेंट्स जिनको डेवलप किया जाएगा एज मॉडल मॉन्यूमेंट्स। फिर है प्रोजेक्ट मौसम, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी भी बात की थी। ये रिकनेक्ट करेगा और रीएस्टेब्लिश करता है कम्युनिकेशन कंट्रीज़ के अंदर जो इंडियन ओशन वर्ल्ड के हैं, विच वुड लीड टू एन एनहेंस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चरल वैल्यूज़ एंड कंसर्न इन द रीजनल मैरीटाइम मिलेव। तो ये सारे के सारे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी मिस नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रीलिम स्पेसिफिक है ये पॉइंट, ठीक है। तो सबके नाम और सबके बारे में एक एक लाइन आपको एटलीस्ट बेसिक पता होनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि अगर ये टॉपिक फर्दर आएंगे तो एनीवे हम लोग बात करते रहेंगे और आ भी जाएंगे। एक साल की प्रिपरेशन में ये चीज़ें कहीं ना कहीं घूम फिर के आ ही जाती हैं, बट स्टिल आप लोगों को एक एक दो लाइन इनके बारे में बेसिक पता होनी चाहिए। वी हैव 8.2 मालाबार रिबेलियन। 2021 के अंदर मालाबार अपराइजिंग के 100th ईयर एनिवर्सरी है, सो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो इस पर सवाल बनना बहुत जाहिर सी बात है। मालाबार रिबेलियन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या था। मालाबार रिबेलियन को पॉपुलरली मोपला रिबेलियन भी बोला जाता है। ये एक आर्म्ड रिवॉल्ट था जो कि मपिल्ला के मुस्लिम्स जो थे केरला के, उन्होंने किया था ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट और उनके जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे उनके अगेंस्ट। कब? आज से एग्जैक्टली 100 साल पहले 1921 के अंदर। 6 मंथ का एक लॉन्ग रिबेलियन चला था, 6 महीने तक, और इसको परसीव्ड किया गया था। ये फर्स्ट केस था नेशनलिस्ट अपराइजिंग का साउथ इंडिया के अंदर। ध्यान रहे, सवाल बन सकता है प्रीलिम्स के अंदर, फर्स्ट अपराइजिंग ऑफ सच नेशनलिस्ट मूवमेंट्स इन द साउथ फ्रॉम सदर्न इंडिया, तो ये मालाबार रिबेलियन बन सकता है। ये हुआ था जो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम था ना खिलाफत का और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, जिसको महात्मा गांधी लीड कर रहे थे, उसी के आसपास ही हुआ था। तो बैकग्राउंड थोड़ा सा देख लेते हैं। मोपलाज और मपिल्लाज ये मुस्लिम टेनेंट्स थे, यानी कि कनमदार्स थे, कल्टीवेटर्स थे, और इनको वहाँ पर उसकी लैंग्वेज में बोलते हैं वेरुम पट्टमदार्स। ये इनहेबिटेट करते थे वहाँ के मालाबार रीजन को, जो मोस्टली जहाँ के लैंडलॉर्ड्स हैं वहाँ के अपर कास्ट हिंदूज़ थे, जिनको हम जन्मी और जन्मीज़ भी बोलते थे। मोपलाज ने कुछ प्रोमिनेंस वहाँ पर गेन की थी अपने लैंडलॉर्ड्स के अंदर, जो वहाँ का मैसूरियन इन्वेजन हुआ था हैदर अली के द्वारा और टीपू सुल्तान के द्वारा। उस टाइम पर उनको कुछ प्रोमिनेंस मिल गई थी। लेकिन फिर ब्रिटिशर्स का ऑक्यूपेशन होता है मालाबार के अंदर 1792 के अंदर, जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था उसके बाद, और फिर जो डोमिनेशन था हिंदू लैंडलॉर्ड्स को फिर से रीएस्टैब्लिश हो गया था। पहले वहाँ पर अपर कास्ट हिंदूज़ की प्रोमिनेंस थी, ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पर जो मैसूरियन इन्वेजन्स हुए थे उसके बाद इनकी मोपलाज की प्रोमिनेंस बढ़ गई थी। लेकिन फिर जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था फर्स्ट, उसके बाद थर्ड जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था उसके बाद दोबारा से वहाँ पर हिंदू लैंडलॉर्ड्स की प्रोमिनेंस बढ़ गई थी। इसी सिनेरियो के अंदर जो मपिलास थे उनको लगा था कि ये हिंदू लैंडलॉर्ड्स की मर्सी के ऊपर वहाँ रह रहे हैं, ठीक है, और स्पेशली जो ब्रिटिश अथॉरिटी के एजेंट्स थे उनके कारण ही वहाँ पर रह पा रहे हैं। तो कॉज क्या था इस मालाबार रिबेलियन की, कॉज क्या था ये देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ फ्यूडल कॉन्फ्लिक्ट्स इन द मालाबार रीजन।
पीजेंट लैंडलॉर्ड्स की जो रिलेशंस थी ना वो हिस्टोरिकली बहुत स्ट्रेंड थी। स्ट्रेंड का मतलब उसमें बहुत तनाव था, खिंचाव था, ठीक है, उस रीजन के अंदर। एविडेंटली 32 अपराइजिंग्स ऑर्गेनाइज किए गए थे मॉपलास के द्वारा 1836 से लेकर 1990 तक हाई कास्ट हिंदू लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट, उनके रिलेटिव्स और असिस्टेंट्स और जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं इन सब के अगेंस्ट। यानी कि इतने सब के 32 बार उन्होंने अपराइजिंग की थी मॉपलास ने हिंदू लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट और ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट। एग्रेरियन डिसकंटेंट, जो इकोनॉमिक कंडीशन थी ना मपिला टेनेंट्स की, वो डिटेरियोरेट हो रही थी, ख़राब हो रही थी ओवर टाइम, क्योंकि बहुत ऑप्रेसिव ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी, ठीक है, जिन्होंने टैक्सेशन को इंक्रीज़ कर दिया था, टेनेंसी को इनसिक्योर कर दिया था, रैक रेंटिंग हो रही थी, फोर्स एविक्शंस हो रहे थे। इसके कारण क्या हुआ था कि एंटी ब्रिटिश और एंटी फ्यूडल सेंटीमेंट्स यानी भावनाएँ उजागर होने लग गई थी। सेंटीमेंट्स वर्ड का मतलब होता है भावनाएँ। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हुआ था मैपिलास का। अब क्या होता है, कांग्रेस गई थी मैपिला कल्टीवेटर्स के पास इनका सपोर्ट मोबिलाइज करने के लिए, उनकी इंडिपेंडेंस खिलाफत मूवमेंट के थ्रू, और उनके एग्रेरियन रिफॉर्म्स को उस रीजन में सपोर्ट किया था। एग्रेरियन वर्ड का जो मीनिंग है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एक खिलाफत कमेटी फॉर्म की गई थी मालाबार के अंदर जून 1920 के अंदर, जो इंक्रीजिंगली एक्टिव हो गई थी। अगस्त 1920 के अंदर गांधी जी ने शौकत अली के साथ, जो कि खिलाफत मूवमेंट के इंडिया में लीडर थे, उन्होंने विजिट किया था कैलीकट को और एक कंबाइंड मैसेज दिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का और खिलाफत का, जो भी वहाँ के मालाबार रीजन के रेजिडेंट्स थे उन सबको। जनवरी 1921 के अंदर मपिलास ने, जो कि जिनका जो रिलीजन के जो हेड थे महादुम तंगल, जिन्होंने प्लेज किया था कि वो सपोर्ट करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। तो फिर ये कॉजेज़ हमने देख ली, तो हम इमीडिएट कॉज की बात करते हैं। देखो ये जो सवाल है ना, ये मेंस में भी आ सकता है और ये प्रीलिम्स में भी आ सकता है, इसलिए इस तरह के कोर्स क्या था, कॉजेज़ क्या थे, इमीडिएट कॉज क्या था। जैसे हम लोग 1857 के बारे में जब पढ़ते हैं तो फर्स्ट एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस जो था उसके बारे में हम लोग जब भी पढ़ते हैं, हम लोग ये भी पढ़ते हैं कॉजेज़ क्या थे, फिर हम लोग हमेशा इमीडिएट कॉज पढ़ते हैं। तो इमीडिएट कॉज के अंदर वी गेट टू रीड अबाउट मंगल पांडे, ऑलराइट। सो इसी तरीके से मालाबार रिबेलियन के अंदर भी हम लोग इमीडिएट कॉज देखेंगे। मपिलास जिनकी जो वरियम कुन्नत, कुंजा हामिद हाजी, इनकी लीडरशिप के अंदर मपिलास जो थे वो एक्ट कर रहे थे। इन्होंने हथियार उठा लिए थे अगस्त 1921 के अंदर, क्योंकि खिलाफत के जो लीडर थे अली मुसालियार, इनको अरेस्ट कर लिया गया था और एक वाइड स्प्रेड रूमर फैल गया था कि एक प्रोमिनेंट मॉस्क जो है थिरूर रंगड़ी के अंदर, उसको रेड कर दिया गया, वहाँ पर रेड पड़ी हैगी। तो ये एक रूमर फैला था और अली मुसालियार का अरेस्ट हो गया था, इस कारण उन्होंने हथियार उठा लिए थे। रिबेलियन का कोर्स क्या रहा था? इट लार्जली टुक द शेप ऑफ गुरिल्ला टाइप अटैक्स ऑन जनमीज, पुलिस एंड ट्रूप्स। जनमीज मैंने आपको बताया था ऊपर हिंदू लैंडलॉर्ड्स को बोला जाता था, तो एक गुरिल्ला टाइप अटैक हो गया था इन लोगों के ऊपर। सिंबल जो थे कॉलोनियल स्टेट के, जैसे कि टेलीग्राफ लाइन हो गया, ट्रेन स्टेशन, कोर्ट, पोस्ट ऑफिस और जो भी लैंडलॉर्ड्स के होम वगैरह थे, इन सब के ऊपर अटैक कर दिया गया था। जब ये रेबल जो था ये स्प्रेड हो रहा था मालाबार डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो ब्रिटिश ऑफिसर्स और लोकल पुलिस जो थे वो एस्केप कर गए थे, जिसके कारण बहुत वास्ट ट्रैक्ट यानी कि स्पेस क्रिएट हो गया था टेरिटरी के अंदर, और जो कि फिर वो लोकल रेबल्स जो थे वहाँ पर उन सब ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया। अब जो टेरिटरी थी इसको डिक्लेयर कर दिया गया था इंडिपेंडेंट स्टेट अगस्त 1921 के अंदर, और हाजी बन गए थे इसके रूलर। 6 मंथ्स तक उन्होंने एक पैरेलल खिलाफत रजीम चलाया था, जिसके हेडक्वार्टर था नीलाम्बूर, और उनके खुद के सेपरेट पासपोर्ट थे, करेंसी थे और सिस्टम ऑफ टैक्सेशन की बात की गई थी। टेनेंट्स को ज़्यादा पावर मिल गई थी लैंड्स के ऊपर, ठीक है, और टैक्स इंसेंटिव्स के अलावा के साथ साथ वो कल्टीवेट भी कर रहे थे। ऑल्दो जो मूवमेंट थी वो स्टार्ट हुई थी लार्जली एक प्रोटेस्ट के तहत अंग्रेज़ों के खिलाफ, लेकिन इसने कम्युनल ओवरटोन ले लिया था, जिसके कारण एक कम्युनल वायलेंस भी वहाँ पर हो गया था। ब्रिटिश सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया था इस मूवमेंट के अगेंस्ट काफ़ी एग्रेशन के साथ। वो गुरखा रेजिमेंट्स को लेकर आए थे, ठीक है, इस पूरे के पूरे जो रिबेलियन था इसको सप्रेस करने के लिए, और वहाँ पर उन्होंने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया था। वेगन ट्रेजेडी क्या हुई थी? अप्रॉक्सीमेटली 60 मपिला प्रिजनर्स थे जो एक प्रिजन में जा रहे थे, उनकी सफोकेशन के कारण डेथ हो गई थी, जो रेलवेज़ के वैगन जो होते हैं ना, रेलवे की जो बोगी होती है उसके अंदर। जनवरी 1920 तक उन्होंने सब ने वो एरियाज़ छोड़ दिए थे जो रेबल्स ने कब्जा किया हुआ था, ठीक है, और जो भी उनके की लीडर्स ने कैप्चर किए हुए थे। हाजी को अरेस्ट कर लिया था और उनको डेथ सेंटेंस दे दिया गया था, उनके जितने भी कंपैट्रियट्स, उनके जितने भी साथी थे उन सब के साथ में। नाउ वी हैव 8.3 अहोम किंगडम। रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी हुई थी चौलोंग सुकपा के ऊपर, जो फाउंडर थे अहोम किंगडम के, उनको रेफ़र किया गया था एक चाइनीज़ इन्वेडर के नाम पे, इसलिए ये चीज़ फिर से न्यूज़ में आ गई थी।
चोलुंग सुक्पा कौन थे? वो एक 13th सेंचुरी के रूलर थे जिन्होंने अहोम किंगडम की शुरुआत की थी, उसके फाउंडर थे। और उन्होंने 6th सेंचुरी तक, बेसिकली अहोम किंगडम ने असम को 6th सेंचुरी 600 साल तक राज किया था। और वो कंटेम्प्रेरी स्कॉलर थे और उनकी जो रूट्स थे ना वो म्यांमार में देखे जाते हैं। उनको वाइडली रेफर किया गया कि वो आर्किटेक्ट थे बोर असम या फिर ग्रेटर असम बोलते हो। और उनके सक्सेसफुल एफर्ट्स के कारण ही जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ और ट्राइब्स थे उन सबका एसिमिलेशन हुआ था। उन्हीं को कमेमोरेट करने के लिए सुक्पा को और उनके रूल को असम जो है असोम दिवस सेलिब्रेट करता है 2 दिसंबर को हर साल। अहोम किंगडम के बारे में हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1228 से लेकर और 1824 तक, यानी कि एग्जैक्टली 6 सेंचुरीज़ नहीं है, उसमें भी 6 साल, उसमें 4 साल कम है, लेकिन हम इसको 6 सेंचुरीज कंसिडर करते हैं। 13th सेंचुरी के अंदर जो अहोम्स थे वो माइग्रेट कर गए थे, जो प्रेजेंट डे म्यांमार है वहाँ से ब्रह्मपुत्र वैली की तरफ। अगर आप ये मैप देखते हो यहाँ से आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, ये वो म्यांमार रीजन है और ये पूरी की पूरी हमारी ब्रह्मपुत्र वैली का रीजन है। यहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्र जो है वो फ्लो करके आ रही है। तो ये 13th सेंचुरीज़ में माइग्रेशन हुआ था यहाँ पर। 1253 यानी कि 1253 के अंदर सुक्पा ने एस्टैब्लिश की थी अपनी कैपिटल चराइडाउ जो कि असम के अंदर है वहाँ पर, ठीक है। उन्होंने एस्टैब्लिश किए थे न्यू स्टेट्स। उन्होंने सप्रेस किया था ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम को, बुइयांस का जो लैंडलॉर्ड्स बोलते थे। और उन्होंने कन्क्वेर किए थे पावरफुल किंगडम छुत्याज जो कि 1523 के अंदर और कोच हाजो 1581 के अंदर 16 सेंचुरीज़ में, ताकि वहाँ की जो बहुत सारी ट्राइब्स थे ना उन सबको सब्जुगेट करने के बाद। अहोम किंगडम्स ने बहुत सारे इन्वेजन्स फेस किए थे सदर्न वेस्टर्न एरियाज से इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, और उनको डिफीट भी किया गया था मुगल्स के द्वारा 1662 के अंदर। जो रूल था इस डायनेस्टी का वो एंड हुआ था बर्मीज़ इन्वेजन के बाद, जब बर्मीज़ मतलब ये म्यांमार रीजन वाले, इन्होंने इन्वेजन किया था असम के अंदर। और सब्सिक्वेंट एनेक्सेशन हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी, जिसके बाद ट्रीटी ऑफ यंटाबू साइन हुई थी 1826 के अंदर। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं अहोम किंगडम के अंदर। अहोम सोसाइटी को डिवाइड किया गया था क्लैंस के अंदर और खेल्स के अंदर। क्लैन मतलब ग्रुप्स के अंदर। एक खेल जो था उसको ऑफन कंट्रोल करता था बहुत सारे विलेजेस को। एक सेंसस लिया गया था जिसमें जो पीपल थे मोर पॉपुलेटेड एरियाज़ के, उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता था लेस पॉपुलेटेड एरियाज़ के अंदर, बेसिकली पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जो बिगिनिंग थी 17th सेंचुरी की, उस टाइम पर जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो ऑलमोस्ट सेंट्रलाइज हो गया था। सेंट्रलाइज का मतलब क्या हो रहा था, जैसे कि एक सेंटर पॉइंट से सारे मेजर कमांड्स, मेजर डिसीजंस लिए जा रहे हैं। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की अगर बात करें अहोम किंगडम के, तो सिस्टम जो था वो फोर्स लेबर्स का बहुत प्रेवलेंट था अहोम किंगडम के अंदर, और इन लेबरर्स को पैक्स बुलाया जाता था। हर एक विलेज को एक नंबर ऑफ पैक्स जो थे वन रोटेशन बेसिस के ऊपर भेजने पड़ा करते थे। मेन जो थे किंगडम के वो मोस्टली एम्प्लॉयड थे एग्रीकल्चर कंस्ट्रक्शन के अंदर, जैसे डैम हो गया और बाकी पब्लिक वर्क्स जो थे। बहुत सारे नए मेथड जो थे राइस कल्टीवेशन के, ये भी डेवलप किए गए थे अहोम के द्वारा। वॉर के टाइम के ऊपर जो मेन थे, जो आदमी थे, जो पुरुष थे, वो आर्मीज़ के अंदर सर्व करते थे। और कुछ डिफरेंट कॉटेज इंडस्ट्रीज़ भी थी और होम मैन्युफैक्चर्स भी हुआ करते थे। अगर हम कल्चर की बात करते हैं तो जो अहोम थे वो वर्शिप करते हैं ट्राइबल गॉड्स को ओरिजिनली, लेकिन जो मिड 18th सेंचुरी की बात करते तो हिंदुज़म जो था वहाँ पर प्रीडोमिनेंट रिलीजन बन गया था, क्योंकि वहाँ पर कुछ हिंदू राजाओं ने राज किया था। येट जो अहोम्स हैं उन्होंने हिंदुज़म को अडॉप्ट नहीं किया कम्प्लीटली। अहोम किंगडम के अंदर बहुत सारे वेरियस आर्ट और लिटरेचर भी फ्लरिश हुए थे। पोएट्स और स्कॉलर्स होते हैं उनको लैंड ग्रांट्स दिए गए थे, थिएटर्स को इनक्रेज किया गया था। बहुत सारे ट्रांसलेशन वर्क भी हुए थे संस्कृत के लोकल लैंग्वेजेस के अंदर। हिस्टोरिकल वर्क जैसे कि बुरानजीज हुए थे, ये सब लिखे गए थे फर्स्ट इन दी अहोम लैंग्वेज और बाद में असमीज़ के अंदर। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की अगर बात करें तो उन्होंने न्यू और एडवांस एम्यूनेशंस जैसे कि फायर आर्म्स यूज़ किए थे इवन 1530s के अंदर, और उन्होंने गन पाउडर और कैनन्स भी बना लिए थे 1660 तक। 8.4 में बात करेंगे कुशीनगर के ऊपर। न्यूज़ में क्यों था, यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अपना अप्रूवल दिया है कि वो कुशीनगर का जो एयरपोर्ट है यूपी के अंदर, उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर करेंगे। हमको कुशीनगर के बारे में जानना है। कुशीनगर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट है और ये बुद्धिस्ट सर्किट का भी पार्ट है। लॉर्ड बुद्धा ने यहाँ पर महापरिनिर्वाण अटेंड किया था। महापरिनिर्वाण को बुद्धिज्म के अंदर रेफर किया जाता है अल्टीमेट स्टेट ऑफ निर्वाण, यानी कि एवर लास्टिंग, जो हाईएस्ट पीस और हैप्पीनेस होती है, जिसको कोई अवेकेंड बीइंग ही एंटर कर सकता है अपनी फिजिकल डेथ के टाइम पर।
प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो सिटी के अंदर हैं वो हैं जैसे कि महापरिनिर्वाण स्तूप और जो टेम्पल जो लेटर हाउस का था स्टनिंग 1500 ईयर की ओल्ड रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टैचू है वहाँ पर, और मुक्त बंधा स्तूपा जो रिप्रेजेंट करता है बुद्धा की क्रिमेशन साइट को। जो साइट है कुशीनगर की, ये पहली बार आइडेंटिफाई की गई थी सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1877 के अंदर। ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। इसके अलावा बुद्धिस्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, लोकेशन जैसे लुम्बिनी हो गया, वहाँ पर बुद्धा का बर्थ प्लेस है। बोध गया हो गया, वहाँ पर बुद्धा को एनलाइटनमेंट हुआ था। सारनाथ हो गया, यहाँ पर बुद्धा ने अपना पहला सरमन दिया था एनलाइटनमेंट होने के बाद। कपिलवस्तु हो गया, जहाँ पर बुद्धा बचपन में बड़े हुए थे। कौशाम्बी हो गया, जहाँ पर बुद्धा ने बहुत सारे सरमन्स दिए थे, ठीक है। संकिसा हो गया, यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा ने बिलीव करते हैं कि टू हैव डिसेंडेड हेयर आफ्टर गिविंग सरमन्स टू हिज मदर इन हेवन। अपनी माँ को स्वर्ग के अंदर यानी कि वो उपचार ज्ञान देने के बाद वो इस जगह पर आए थे। श्रवस्ती हो गया, यहाँ पर बुद्धा ने डिवाइन प्रोवेस दिखाया था कि जो भी नॉन बिलीवर्स थे ना, उन सबको इम्प्रेस करने के लिए, और कुछ इंपॉर्टेंट सरमन्स भी यहाँ पर डिलीवर किए थे। एथिक्स में सिर्फ एक ही टॉपिक है 9.1 एथिक्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। रिसेंटली ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उन्होंने अनाउंस किया था कि जो 2 इंडिजिनस वैक्सीन्स के कैंडिडेट्स हैं उनका क्लिनिकल इंडिजिनस वैक्सीन है, उनके कैंडिडेट्स जो हैं उनका क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट होगा जुलाई मंथ के अंदर। तो ये वीडियो हम लोग जुलाई मंथ में रिलीज़ कर रहे हैं, लेकिन ये जो न्यूज़ है ये जून मंथ की है इसलिए। तो इंडिजिनस वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए कि अपने ही टेरिटरी के अंदर बनाई हुई, ठीक है ना। इंडी वर्ड के अंदर इंडिया का कोई रेफरेंस नहीं है। अमेरिका के लोग होंगे, अमेरिका के अंदर उस वैक्सीन को बनाएंगे, उसको इंडिजिनस बनाया बोला जाएगा। इंडिजिनस का मतलब होता है डेवलप्ड विद इन ऑन कंट्री। इंट्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं, बेसिकली रिसर्च स्टडीज़ की होती हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के ऊपर, पीपल के ऊपर परफॉर्म की जाती हैं, जिनका एम होता है कि किसी भी मेडिकल, सर्जिकल या फिर बिहेवियरल इंटरवेंशन की इवैल्यूएशन करना। क्लिनिकल ट्रायल जो हैं बहुत एसेंशियल होती हैं किसी भी मेडिसिन के डेवलपमेंट के लिए। ट्रायल्स के बिना जो एफिकेसी होती है ना, सेफ्टी और जो ऑप्टिमल यूज़ होता है मेडिसिन का, वो उसको डिटरमाइन करना बहुत टफ हो जाता है। तो एथिक्स चाहिए होते हैं क्लिनिकल रिसर्च के रिगार्डिंग, जहाँ पर फोकस करना होता है हम लोगों को लार्जली आइडेंटिफाई करना और इम्प्लीमेंट करना एक्सेप्टेबल कंडीशंस क्या होंगी, जिस भी किसी इंडिविजुअल को हम लोग एक्सपोज करेंगे उस मेडिसिन को, उसके क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या बर्डन्स होंगे, ठीक है, और उस चीज़ का पूरे के पूरे जो प्रोसेस का सोसाइटी के ऊपर एट लार्ज क्या बेनिफिट हो सकता है। इसलिए ये स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है उन पेशेंट्स के लिए जो इन्वॉल्व होते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर एंड आर नॉट यूज्ड एज मीन्स टू एन एंड। इवोल्यूशन कैसे हुआ, पहले एक बार ये देख लेते हैं जरा। चलो पहले इवोल्यूशन ही पढ़ लेते हैं, फिर ये राइट ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट्स भी देख लेंगे हम लोग। ग्लोबल एथिकल स्टैंडर्ड जो क्लिनिकल ट्रायल्स है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। एथिकल गाइडलाइंस जो होती हैं क्लिनिकल रिसर्च की, ये इनको फॉर्मुलेट किया गया था जब इन ह्यूमन बिहेवियर डिस्कवरी हुई थी पार्टिसिपेंट्स के द्वारा रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। फॉर इंस्टांस कुछ सेवरल इन ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए थे नाजी जर्मनीज़ के द्वारा ज्यूज़ के ऊपर, जब उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रखा गया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर। तब डिस्कवरी हुई थी इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स की, जिसके कारण हम लोगों ने एक न्यूरेमबर्ग कोड फॉर्मुलेशन किया था जर्मनी के अंदर, ताकि इस तरह की जो एक्सीडेंट्स थे ना, इन सब एपिसोड्स को दोबारा से होने से रोका जा सके। विद इंक्रीजिंग रिसर्च ऑल ओवर, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने फॉर्मुलेट किए थे कुछ गाइडलाइंस, जिसको डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी की फॉर्म में 1964 के अंदर इसको अडॉप्ट किया गया था 18th वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन की जो जनरल असेंबली थी उस टाइम पर, और इसको रिवाइज़ किया जा चुका है 5 बारी, और जो लेटेस्ट वर्जन पब्लिश किया गया था वो 2000 में पब्लिश किया गया था, यानी आज से 20 साल पहले। राइट्स क्या होते हैं एक रिसर्च पार्टिसिपेंट्स के, उसको फ्री इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए। कंसेंट मतलब उसकी रजामंदी होनी चाहिए, उसको इन्फॉर्मेशन का एक्सेस देना चाहिए, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी चाहिए, उसकी आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, स्पेशल कंसिडरेशन दिया जाना चाहिए अगर वो वल्नरेबल पॉपुलेशन से बिलोंग करते हैं तो, और पोस्ट ट्रायल यानी कि ट्रायल होने के बाद उसको उस रेमेडी, उस उपाय का एक्सेस भी मिलना चाहिए। With increasing interest of the pharmaceutical industries in carrying out research equipments, जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है, 1982 के अंदर काउंसिल फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिकल साइंसेज CIOMS ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ डेवलप किया था इंटरनेशनल एथिकल गाइडलाइंस फॉर बायोमेडिकल रिसर्च, जिसमें उन्होंने ह्यूमन सब्जेक्ट्स को इन्वॉल्व किया था।
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कुछ एथिकल गाइडलाइंस सेटअप किए थे बायोमेडिकल रिसर्च के लिए ह्यूमन सब्जेक्ट्स के ऊपर 2000 के अंदर, जिनको रिवाइज किया गया था 2006 के अंदर। उन्होंने 12 जनरल प्रिंसिपल्स दिए थे जिनको फॉलो किया जाना चाहिए बायोमेडिकल रिसर्च के लिए जो भी इस कंट्री में काम कर रहे हैं। ये 12 प्रिंसिपल क्या है, एक बार मैं इन लोगों को डायरेक्ट रीड कर देता हूँ, सुन के ही आपको समझ में आ जाएगा, जहाँ लगेगा मुझे समझाने का मैं समझा देता हूँ। 12 प्रिंसिपल क्या थे जो ICMR ने हाईलाइट किए हैं। एक है प्रिंसिपल ऑफ एसेंशियलिटी, रिसर्च जो है बहुत एसेंशियल है, ठीक है, किसी भी नॉलेज के एडवांसमेंट के लिए, ठीक है, उसका क्या बेनिफिट हो सकता है पेशेंट्स को, डॉक्टर्स को और बाकी सबको, इवन इंक्लूडिंग द प्लैनेट। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ एसेंशियलिटी। फिर है प्रिंसिपल्स ऑफ वॉलेंटेरीनेस, इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड कम्युनिटी एग्रीमेंट, मतलब कि जो रिसर्च पार्टिसिपेंट होगा वो वेल अवेयर होना चाहिए किस तरह की रिसर्च है, ठीक है, और इसके प्रॉबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। प्रिंसिपल ऑफ नॉन एक्सप्लॉयटेशन, रिसर्च प्रोटोकॉल जो है उसके अंदर कुछ प्रोविजन होने चाहिए कंपनसेशन देने की, अगर जो ह्यूमन पार्टिसिपेंट है, ठीक है ना, अगर उसका कुछ रिस्क वगैरह इन्वॉल्व होता है, तो यानी कि अगर जस्ट इन केस पार्टिसिपेट किया मेडिकल क्लिनिकल ट्रायल के अंदर और उसकी डेथ हो गई तो उसको कुछ कंपनसेशन यानी कि कुछ मुआवजा दिया जाना चाहिए उसकी फैमिली वगैरह को। प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, डेटा जो भी एक्वायर किया जाता है इस तरह के रिसर्च पर्पज़ के लिए उसको बहुत कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए संभाल कर। प्रिंसिपल ऑफ प्रिकॉशन एंड रिस्क मिनिमाइजेशन, जो भी रिसर्च पार्टिसिपेंट होता है उसको किसी भी तरह का हार्म नहीं होना चाहिए किसी भी तरह के एडवर्स इन्वायरमेंट के अंदर, उसका जो रिस्क है उसको मिनिमाइज़ किया जाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, क्लिनिकल रिसर्च जो है ये कैरी आउट की जाना चाहिए एक कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड पर्सन के द्वारा ही अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स के अंदर। कोई भी इनएक्सपीरियंस इंसान इस तरह की रिसर्च को ना एग्जीक्यूट करे। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, जो रिसर्चर है उसे कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने चाहिए फेयर, ऑनेस्ट और इम्पार्शियल ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर, जहाँ पर फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए उसके किस तरह के इंटरेस्ट हैं इस रिसर्च के अंदर। 8th इज प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जो रिजल्ट्स हैं रिसर्च के वो ह्यूमंस के बेनिफिट के लिए यूज़ किए जाने चाहिए, ठीक है, एंड नॉट ओनली टू दोज हु आर सोशली बेटर ऑफ, यानी कि जिनकी सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत बेटर है सिर्फ उनको रिसर्च के जो रिजल्ट्स है वो नहीं प्रोवाइड किए जाना चाहिए, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाने चाहिए सभी सिटीजन्स के लिए। प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, जो भी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स होती हैं क्या जिनकी भी ज़रूरत पड़ती है किसी भी रिसर्च वगैरह के कारण और जो भी कोई सब्सिक्वेंट यूज़ होता है एप्लीकेशंस का, उसको बहुत ट्रांसपेरेंट मैनर में एग्जीक्यूट करना चाहिए। वी हैव प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक डोमेन, जो रिजल्ट होते हैं किसी भी रिसर्च वर्क के इनको पब्लिक भी किया जाना चाहिए। पब्लिक ऑफ टोटलिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड होता है इस रिसर्च के कारण दे शुड टेक प्रोफेशनल एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर कोई भी ड्यू ऑब्जर्वेंस होती है सभी और उनको जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी प्रिस्क्रिप्शंस हैं रिसर्च के अकॉर्डिंग उन सबको ध्यान से फॉलो करना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ कंप्लायंस, जो भी एसोसिएटेड है इस रिसर्च के साथ उनको सारी की सारी गाइडलाइंस को कंप्लाई करना चाहिए जिस भी तरह के स्पेसिफिक एरिया के रिसर्च के स्पेसिफिक एरिया में वो काम कर रहे हैं। तो इस तरह के एथिक्स क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह को ध्यान में रखते हुए अगर आप सेटअप करोगे तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो आएंगे। तो कुछ 4 चैलेंजेस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहला आता है डिसप्रपोर्शनेट पार्टिसिपेशन ऑफ पुअर पीपल। डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया हो गया, मोस्टली जो रिसर्च पार्टिसिपेंट्स होते हैं अनएजुकेटेड होते हैं और इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन से होते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पर इन वल्नरेबल सेक्शंस का एक्सप्लोटेशन भी किया जाता है क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर। लैक ऑफ एनफोर्सिबिलिटी, जो भी एथिकल गाइडलाइंस होती है इंडिया के अंदर ये रिकमेंडेटरी नेचर के है, ठीक है ना। बेसिकली आप फोर्स इसके ऊपर कोई फोर्स ऑफ लॉ नहीं है, आप इनके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करा सकते, ये रिकमेंडेड हैं। एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइज ट्रेनिंग, जो डॉक्टर जो स्पेशली ट्रेंड है गुड क्लिनिशियंस, लेकिन जो सेल्डम टॉट होते हैं ना, इवन जो फंडामेंटलिस्ट होते हैं एथिकल क्लिनिकल रिसर्च की, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं की जाती है। देन वी हैव डिसप्रोपोर्शनेट बर्डन ऑन डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो होती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की वो क्लिनिकल डेटा कलेक्ट करती हैं नए और एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स के लिए पॉपुलेशन के लिए लेस डेवलप कंट्रीज़ के अंदर। मोस्टली जो ड्रग्स होती है इनको कभी उन कम्युनिटीज़ के लिए यूज़ नहीं किया जाता जहाँ से इनका एक्सपेरिमेंट का डेटा कलेक्ट किया गया था। तो ये एक चैलेंज होता है। तो कुछ फेज़ देख लेते हैं,
ठीक है। क्लिनिकल ट्रायल के फेजेस होते हैं 4, किस तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उसका कुछ फेज़ का क्या पर्पस होता है। फेज़ 1 के अंदर जो स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जनरली 20 से 80 होते हैं। पर्पस होता है उस भी मेडिसिन की, उस वैक्सीन की सेफ्टी, उसकी आइडेंटिटी, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं है, ठीक है, और उसके लिए कोई सेफ डोज की रेंज क्या हो सकती है, ये आइडेंटिफाई करना। सेकंड फेज़ के अंदर इसको पार्टिसिपेशन को 100 तक इंक्रीज़ कर दिया जाता है। उसकी सेफ्टी और एक्सेस टू एफिकेसी कितनी एफिशिएंट है, उसको फर्दर प्रोसेस किया जाता है, फर्दर स्टडी किया जाता है। फेज़ 3 के अंदर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं, फेज़ 2 से यानी कि 1000 तक हो सकते हैं। यहाँ पर फर्दर हम उसकी इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि क्या एजेंट को अंदर कोई इम्प्रूवमेंट आई है या नहीं आई है। फेज़ 4 के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशंस के ऊपर इसको टेस्ट किया जाता है, वहाँ से एडिशनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, ठीक है ना। जब एजेंट जो है अप्रूव करता है और मार्केटेड होता है, यूजुअली ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। एक नॉर्मल सी वैक्सीन को बनने में कई साल लग जाते हैं, क्योंकि ये फेज़ 4, 3, 2, 1 करके ऐसा नहीं होता कि आपने मेडिसिन दे दी, 3 दिन में उसका रिजल्ट आ गया तो आप सेटिस्फाई हो गए, नहीं, आपको साइड इफ़ेक्ट्स के लिए बहुत टाइम तक वेट करना पड़ता है, आपको फीडबैक्स लेते रहना पड़ता है पेशेंट से। कोविड-19 ने इस तरह के नए चैलेंज को क्यों जनरेट कर दिया, स्पेशली एथिक्स को क्लिनिकल ट्रायल के अंदर कैसे जनरेट कर दिया है। तो हाउ इज़ दिस कोविड-19 रिस्पॉन्सिबल इन दिस। एक सेपरेट बिड है, एक डेस्परेट बिड के अंदर कि जो ये हाईली इन्फेक्टेड वायरस है वो जो कि बहुत स्प्रेड हो रहा है एक अलार्मिंग स्टेट के ऊपर, मेडिकल रिसर्चर्स जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मल्टीपल वैक्सीन कैंडिडेट्स के लिए। फॉर इंस्टेंस जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है उसने परमिट किया 2 वैक्सीन्स को, जिसमें ZYCOV-D जो कि ऑलरेडी टॉलरेट की जा चुकी है क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर, लेकिन एक अर्जेंट नीड है एक ऐसी वैक्सीन की, ठीक है, जो कुछ एप्रीहेंशन से क्रिएट की हो। स्टार्टिंग फेज़ 2 और फेज़ 3 ट्रायल्स के अंदर साइमल्टेनियसली कुछ कंसिडरेबली रिस्क जो है इंक्रीज़ हो जाता है उसके अंदर साइड इफ़ेक्ट के साथ साथ। जो फेज़ 2 एक्ट करता है एक सेफ्टी चेक के लिए फेज़ 3 ट्रायल से पहले। ऑल्सो जो पैंडमिक है ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है क्लिनिकल ट्रायल्स को, स्पेशली जो नॉन कोविड वैक्सीन्स को उसको। तो वे फॉरवर्ड क्या किया जा सकता है। ट्रेनिंग ऑफ डॉक्टर्स को जिनके जो एथिकल क्लिनिकल रिसर्च से जो कनेक्टेड होते हैं इनको प्रॉपर ट्रेनिंग कराई जानी चाहिए, लीगल बैकिंग देनी चाहिए हमको एथिकल गाइडेंस को। इन्वेस्टिगेटर्स और रिसर्च टीम्स जो हैं उनको फेयर रीइम्बर्समेंट का मतलब होता है कि वो जो अपनी तरफ से अपनी जेब से जो पैसा लगा रहे होते हैं उनको वो पैसा वापस मिल जाना चाहिए। बेनिफिट्स और रिस्क जो होते हैं वाइडर कम्युनिटी के, इन सबको भी काउंट करना चाहिए हम लोगों को। ऐसा नहीं होता कि हम लोग कुछ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कम्युनिटी के रिसर्च के ऊपर बेसिस के ऊपर अपनी वैक्सीन बना दें, हमको हर एक सेक्शन के कुछ ना कुछ डेटा लेना चाहिए। फॉर इंस्टेंस जो रिलेटिव्स होते हैं उनके पास एक राइट होता है कि जो भी जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ आइडेंटिफाई की जाती है एक पेशेंट के अंदर, इन सबको भी ध्यान रखना चाहिए। एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है ना, रिसर्च के रिगार्डिंग, और वो दी जानी चाहिए एक सिंपल और इजीली अंडरस्टैंडेबल वर्नैकुलर लैंग्वेज के अंदर। वर्नैकुलर लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, मान लो कि अगर आप महाराष्ट्र में जा रहे हो तो वहाँ के लोकल जो लोग हैं वो मराठी बोलते हैं, तो वहाँ पर आप रिसर्च का जो डेटा होगा वो मराठी लैंग्वेज में दो। आप असम में जा रहे हो तो आप असमीज़ लैंग्वेज में दो, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होती है ना उस लैंग्वेज में आपको देना चाहिए। इन एसेंस जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं इनको कंडक्ट किया जाना चाहिए ओनली जब एक रिसर्चर को पता हो कि ही इज़ द राइट पर्सन फॉर द टास्क। सो जो क्वेश्चन है वर्थ एड्रेसिंग और जो स्टडी है ये एक बहुत वैलिड आंसर प्रोवाइड करती है। एथिक्स सेक्शन यहाँ पे ख़त्म होता है। न्यूज़ इन शॉर्ट मैंने आप लोगों को बताया ही हुआ है कि मैं जो है लास्ट में करूँगा एक सीरीज़ बना के पूरा का पूरा।